मेरी जिंदगी और मेरी दुनिया तबाह हो गई। और यह सब तब शुरू हुआ जब दुनिया भर में अचानक रहस्यमयी टावर्स उभरने लगे। किसी को नहीं पता था कि ये कहाँ से आए या अचानक क्यों दिखाई दिए, लेकिन उनकी डरावनी नेचर की वजह से बाद में उन्हें नाइटमेयर टावर्स कहा जाने लगा। उसी समय ये नाइटमेयर टावर्स रैंडमली लोगों को चुनने लगे और उन्हें टावर वॉकर्स बनने का मौका दिया ताकि वे दुनिया को बचा सकें। जो लोग टावर की कॉल सुनते थे उन्हें तुरंत टावर के अंदर समन कर लिया जाता था। शुरुआत में इंटरफेस सिस्टम उन्हें बैटल गियर देता था जिससे वे अजीब सी ताकत और स्किल्स इस्तेमाल कर सकते थे, बिल्कुल आरपीजी गेम्स जैसी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि यह कोई गेम नहीं था। बाहर की दुनिया में हालात बहुत जल्दी नाइटमेयर बन गए। टावर्स ने रियल वर्ल्ड में मॉन्स्टर्स की वेव्स छोड़नी शुरू कर दी, जिसे बाद में टावर इम्पैक्ट कहा गया। ह्यूमैनिटी ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन पहला टावर इम्पैक्ट ही दुनिया की लगभग 30% पॉपुलेशन को खत्म कर गया। टावर के अंदर फंसे टावर वॉकर्स कुछ भी नहीं कर पाए, बस तबाही देखते रहे और अपने करीबियों को मरते हुए देखा, क्योंकि वे टावर के अंदर मॉन्स्टर्स को सही से मार नहीं रहे थे। टावर मॉन्स्टर्स से भर गया और आखिरकार वे मॉन्स्टर्स रियल वर्ल्ड में घुस आए। हालात बदलने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वे पावर्स और स्किल्स की मदद से ऊपर चढ़ेंगे और मॉन्स्टर्स को मारेंगे। लेकिन टावर ने उन्हें भटकाने के लिए एक बड़ा लालच दिया जिसे रिग्रेशन स्टोन कहा जाता था। इस स्टोन से टावर वॉकर्स टावर इम्पैक्ट से पहले के समय में वापस जा सकते थे और उनकी मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस बनी रहती थी। कुछ लोगों ने बिना सोचे समझे इस मौके को चुन लिया, जबकि कुछ को इस स्टोन पर शक हुआ। बाद में पता चला कि रिग्रेशन स्टोन इस्तेमाल करने वाले लोग असल में टाइम ट्रैवल नहीं कर रहे, बल्कि एक पैरेलल यूनिवर्स में चले जा रहे थे जहां टाइमलाइन अलग थी। यानी जो लोग पास्ट में लौटे वे इस दुनिया को ठीक नहीं कर रहे थे, बस इसे छोड़कर भाग रहे थे। जैसे जैसे टावर में चढ़ाई बढ़ती गई, हालात और खराब होते गए, खासकर दूसरे टावर इम्पैक्ट के बाद। मॉन्स्टर्स के हाथों बेकार मौत मरने के बजाय कई लोगों ने रिग्रेशन चुन ली और अपनी दुनिया छोड़ दी। इस दुनिया का फ्यूचर सिर्फ उन ब्रेव लोगों पर रह गया जिन्होंने रिग्रेशन स्टोन के लालच को ठुकरा दिया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका अंत 98वें फ्लोर पर चेंबर ऑफ हेलफायर में मौत के रूप में होगा। जवान और उसके साथी बुरी तरह हार गए, फिर भी उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई की। आखिरकार जवान ने टावर गार्डियन को मार दी, लेकिन इसकी कीमत उसके दोस्तों की जान थी। उसका सबसे करीबी दोस्त भी अपनी आखिरी सांस में इस रियलिटी को छोड़ने का फैसला कर लेता है, जो जवान का दिल तोड़ देता है। फिर भी प्रोटैगनिस्ट डगमगाता नहीं और आगे बढ़ता है और आखिर 99वें फ्लोर तक पहुंचता है, जहां उसे फ्रॉस्टवॉर्म वेलिसिस नाम के गार्डियन का सामना करना पड़ता है। उसे 99वें फ्लोर तक पहुंचे हुए 10 साल हो चुके हैं और वह अब भी उस मॉन्स्टर से लड़ रहा है। 98वें फ्लोर ने उसे लगभग तोड़ दिया था, लेकिन उसे पता है कि अगर उसके पुराने साथियों द्वारा छोड़े गए इक्विपमेंट न होते तो वह बहुत पहले मर चुका होता। अभी वह टावर के लोअर लेवल्स में है और जय नाम के एक ब्लैकस्मिथ से मिल रहा है। जय यह सुनकर हैरान हो जाता है कि जवान फिर से उस मॉन्स्टर को चैलेंज करना चाहता है, लेकिन जवान बिना झिझक कह देता है कि वह पीछे नहीं हटेगा जब तक उसने जो शुरू किया है उसे खत्म नहीं कर लेता। इस जगह का थोड़ा बैकग्राउंड यह है कि कुछ समय पहले टावर वॉकर्स ने 50th फ्लोर पर एक ड्रैगन को हराकर एक विलेज वापस लिया था, जिसका नाम अब आपोस है। कभी आपोस में कई ब्लैकस्मिथ्स हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ जय ही बचा है। जय दुखी भी है क्योंकि लोअर फ्लोर्स से आने वाली ओरे की डिमांड लगभग खत्म हो चुकी है। जवान सोचता है कि ऐसा होना तय ही था, क्योंकि अब ज्यादा सर्वाइवर्स बचे ही नहीं हैं। जय उससे पूछता है कि क्या उसने टावर में हाल ही में कुछ अजीब देखा है, और जवान को रिग्रेशन स्टोन वाली जगह याद आती है जिस पर अजीब मार्किंग्स खुदी थीं जिन्हें वह पढ़ नहीं पाया था। लेकिन वह जय से बस इतना कहता है कि उसने कुछ खास नहीं देखा। उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए हायरन नाम की बूढ़ी औरत पर चला जाता है जो कल ही गायब हो गई थी, और अब आपोस में जय और वह ही आखिरी सपोर्टर्स बचे थे। इसके बाद जवान सीधे जय से स्मिथिंग सिखाने को कहता है। यह सुनकर जय हथौड़ा चलाते चलाते रुक जाता है। एक बार फिर जवान 98वें फ्लोर पर लौट आता है उस एरोगेंट ड्रैगन को हराने की एक और कोशिश के लिए। ड्रैगन उसकी बहादुरी की तारीफ करता है और उसे वह पायोनियर मानता है जो अकेले 99वें फ्लोर तक पहुंचा। ड्रैगन की स्किन बहुत टफ है, लेकिन जवान उसकी स्केल्स को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर चुका है। चाहे उसे कितनी भी बार लौटना पड़े, वह तब तक आता रहेगा जब तक मॉन्स्टर गिर न जाए। एक अटेम्प्ट में वह पूरी तरह कुचल जाता है, घायल और टूटा हुआ। फिर भी ड्रैगन को उसके अंदर जल रही रिजॉल्व दिखने लगती है। जवान के अंदर एक ही ऑब्सेशन है, इस मॉन्स्टर को हराना और अपने दोस्त के सैक्रिफाइस को मीनिंगफुल बनाना। ड्रैगन मानता है कि हार तय है और जवान की किस्मत में फेलियर ही लिखा है, लेकिन जवान बर्फ से खुद को छुड़ाकर फिर से हमला करता है। वह अपनी एकमात्र टेक्निक पर भरोसा करता है जिसे पियर्सिंग कहा जाता है। ड्रैगन को यह मजेदार लगता है
कि वह वही पुरानी चाल बार बार इस्तेमाल कर रहा है। असल में जवान को बाकी टावर वॉकर्स जैसी शुरुआत नहीं, इसलिए उसके पास कोई यूनिक स्किल या हिडन क्लास नहीं थी। उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने अपनी सारी ताकत एक ही सिंपल लेकिन डेडली टेक्निक में लगा दी, पियर्सिंग। उसने करोड़ों बार वही मूवमेंट दोहराया, जिससे उसकी पियर्सिंग तेज, मजबूत और सटीक होती चली गई, और यह किसी हिडन क्लास स्किल जैसी बन गई। क्योंकि यह असली स्किल नहीं थी, वह इसे बिना स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च किए एंडलेसली इस्तेमाल कर सकता था। फिर भी लाखों हमले मॉन्स्टर को गंभीर डैमेज देने के लिए काफी नहीं थे। तभी जवान को ड्रैगन की वीकनेस दिखती है, उसका जबड़ा। जैसे ही ड्रैगन जोरदार आईसी रो करने के लिए मुंह खोलता है, जवान मौका पकड़ता है और अंदर से ऊपर की ओर हमला करता है, उसकी एक आंख फोड़ देता है और आधा जबड़ा तोड़ देता है। इतना सब करने के बाद भी मॉन्स्टर पूरी तरह खत्म नहीं होता। अब ड्रैगन सीरियस हो जाता है, आसमान में उड़ता है और बर्फ के लगातार हमले करता है। जवान शुरू में बच जाता है, लेकिन धीरे धीरे दब जाता है। ड्रैगन अपनी ताकत का घमंड करता है और कहता है कि एक टावर वॉकर कभी भी उसके जैसे बीस्ट को नहीं हरा सकता। शायद हालात अलग होते अगर जवान जैसे और फाइटर्स साथ हो। यही वजह है कि ड्रैगन को यह जानकर संतोष मिलता है कि मूर्ख इंसान नाइटमेयर स्टोन्स के लालच में फंस गए। यह सुनकर जवान चौंक जाता है और ड्रैगन से इन नाइटमेयर स्टोन्स के बारे में और बताने की मांग करता है, लेकिन जवाब देने के बजाय मॉन्स्टर अपने भारी पंजों से सब कुछ कुचलना शुरू कर देता है, जिससे जवान को फिलहाल पीछे हटना पड़ता है। वान की एचपी लगभग खत्म हो चुकी होती है और ड्रैगन का एक ही वार उसे मारने के लिए काफी था। फिर भी उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। उसे नाइटमेयर स्टोन्स के बारे में और यह जानना है कि ड्रैगन असल में क्या जानता है। जवाब पाने के लिए वह पूरे 5 साल तक उस मॉन्स्टर से लड़ता रहता है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। 99th फ्लोर का नाइटमेयर हार जाता है और विजेता मॉन्स्टर की तबाह लाश के ऊपर बैठा होता है। मॉन्स्टर की आखिरी सांसें खत्म होने से पहले जवान उससे नाइटमेयर स्टोन्स का सच जानना चाहता है, लेकिन ड्रैगन उसे संतोष नहीं देता। वह बस इतना कहता है कि इनका रहस्य तभी पता चलेगा जब वह लास्ट फ्लोर तक पहुंचेगा। ये आखिरी शब्द कहकर मॉन्स्टर मर जाता है और जवान को रिवॉर्ड में आइस ड्रैगन स्वॉर्ड मिलता है। हालांकि सच कहें तो वह स्वॉर्ड जैसी दिखती भी नहीं। अब सच्चाई का पल आता है। फाइनल फ्लोर का दरवाजा उसके सामने प्रकट होता है। वान बिना किसी डर के आगे बढ़ता है, भले ही उसे नहीं पता कि आगे क्या है। फाइनल फ्लोर में प्रवेश करते ही जवान खुद को एक अजीब जगह पर पाता है, जहां उसके चारों ओर रोशनी के अनगिनत पैनल्स तैर रहे होते हैं और हर पैनल में अलग अलग इमेजेस दिख रही होती। वहां से वह आउटसाइड वर्ल्ड में टावर की हालत और एटोपोस को भी देख पाता है। तभी कहीं से एक आवाज आती है जो कहती है कि वह जल्दी आ गया है और उसे टेंस होने की जरूरत नहीं है। फिर एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होती है और उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देता है, जो उसे वर्ल्ड 294 में गेम का ट्यूटोरियल पूरी तरह क्लियर करने वाला पहला इंसान बनने पर बधाई देता है। मैसेज में यह भी लिखा होता है कि उसका रिकॉर्ड इमोर्टल लाइब्रेरी यानी एओसिक रिकॉर्ड में हमेशा के लिए स्टोर किया जाएगा और ग्रेट लैंड के मोनार्क्स उसे देख सकेंगे। यह पढ़कर जवान को टावर में झेली गई सारी भयानक यादें याद आ जाती हैं और अब उसे पता चलता है कि यह सब सिर्फ एक ट्यूटोरियल था। वह आवाज देखती है कि जवान कितना शॉक्ड है और उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने इसे ज्यादा दिल पर लिया तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तभी पानी की एक विशाल लहर जवान पर टूट पड़ती है और चमकती आंखों वाला एक बीस्ट सामने आता है। वह क्रीचर कहता है कि जवान उससे कहीं आगे आ गया है जितना उसे आना चाहिए था, लेकिन साथ ही इंसान होते हुए उसके कंट्रोल की तारीफ भी करता है। अचानक वह रुक जाता है क्योंकि हमारा हीरो पानी के नीचे से उठ खड़ा होता है। वह फिगर हैरान होकर कहता है कि जवान उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से रिकवर कर गया। जवान बिना डरे पूछता है कि वह है कौन। वह फिगर हंसता है और कहता है कि एक्साइटमेंट में उसने अपना परिचय देना भूल गया था। वह जवान को हिस्ट्री में पहली बार अकेले 100th फ्लोर तक पहुंचने पर गर्व करने को कहता है और अपना नाम बताता है, बीस्ट रेन, नाइटमेयर टावर पर राज करने वाला डीमन। लेकिन जवान यह सोचकर बेचैन है कि अगर यह सब सिर्फ ट्यूटोरियल था तो असली गेम अभी बाकी है। डीमन मान लेता है कि वह सही है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले उसे कुछ दिखाना चाहता है। बीस्ट रेन उंगलियां चटकाता है और जवान की जर्नी के सीन्स सामने आने लगते हैं। जवान देखता है कि कैसे सियोल उसकी पार्टी में शामिल हुई, फिर एसीओ और यू उसके साथ खड़े हैं, हंसते हुए, खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए और एक टीम की तरह लड़ते हुए। फिर अंधेरी यादें आती हैं, जहां एसीओ का घायल शरीर जमीन पर पड़ा होता है और जवान कांपती आवाज में उसका नाम पुकारते हुए घुटनों पर गिर जाता है। इसके बाद यूनान के आखिरी पल दिखते हैं। बीस्ट रेन पूछता है
कि क्या ये दुख अब भी उसके अंदर भावनाएं जगा रहा है। वह उन फीलिंग्स को बेकार बताता है, लेकिन एक खतरनाक टेम्पटेशन देता है, शुरुआत से फिर लौटने का मौका, इस बार सारी मेमोरीज के साथ। डीमन की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है और जवान समझ जाता है कि यह रास्ते का अंत नहीं है, लेकिन सामने चमकता प्रॉम्प्ट कोई गिफ्ट नहीं बल्कि एक ट्रैप है। उसे याद आता है कि सिस्टम ने उसे चोजन टावर वॉकर कहा था, जिसे दुनिया बचानी थी। शुरू से ही टावर इम्पैक्ट को रोकना नामुमकिन था और उन्हें बस टावर चढ़ने के लिए बहकाया गया था। ह्यूमैनिटी को बचाना ही उनका एकमात्र होप था। वान तुरंत ऑफर ठुकरा देता है और कहता है कि वह कभी पास्ट में वापस नहीं जाएगा। बीस्ट रेन उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि रिग्रेशन नाम की चीज टावर और ग्रेट लैंड दोनों में नामुमकिन है। जवान के दिमाग में स्टोन ऑफ रिग्रेशन का नाम आता है, लेकिन डीमन तुरंत सच बता देता है कि वह असल में नाइटमेयर स्टोन है, एक कर्स जेम जो छूने वाले को ड्रीम डीमन के बनाए अंतहीन सपनों में फंसा देता है। हंसते हुए वह कहता है कि इंसान ही शायद इतने मूर्ख और डेस्परेट हैं जो ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं। जवान सब जोड़कर पूरी सच्चाई समझ जाता है। बीस्ट रेन जिस मेन गेम की बात कर रहा था वह असल में एक एंडलेस लूप है जो बार बार दोहरता है। बिना एक पल रुके जवान नो दबाता है और कहता है कि वह टावर की असली सच्चाई जान चुका है। यह टावर खुद एक सपना है। अब उसका रास्ता साफ है और वह कसम खाता है कि बीस्ट रेन का पीछा करेगा और आगे वाले फ्लोर तक पहुंचेगा। बीस्ट रेन जोर देता है कि टावर यहीं खत्म होता है, लेकिन जवान उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। डीमन उसे ग्रीडी कहकर चिढ़ाता है और हिडन ट्रेजर्स का लालच देता है, लेकिन जवान एक पल भी नहीं सोचता। बीस्ट रेन पूछता है कि क्या वह अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता है और बताता है कि टावर इम्पैक्ट असल में रील ही नहीं था। वह एक विजन दिखाता है जिसमें बाहर की दुनिया के लोग जिंदा और सुरक्षित होते हैं। फिर वह दूसरी इमेज दिखाता है जहां जवान एक हॉस्पिटल रूम में अपने ही अनकॉन्शियस बॉडी को बेड पर पड़ा देखता है, बाकी वॉकर्स के साथ। डीमन बताता है कि टावर के अंदर दशकों बिताने के बावजूद रियल वर्ल्ड में सिर्फ 1 महीना गुजरा है। बीस्ट रेन फिर घमंड करता है कि जवान उसे कभी हरा नहीं सकता और उनके बीच का फर्क ड्रैगन और इंसान जितना है। वान अपनी स्वॉर्ड उठाता है और कहता है कि वह पहले ही एक ड्रैगन मार चुका है। डीमन गुस्से से उसे एरोगेंट कहता है और अगले ही पल दोनों जोरदार टक्कर में भिड़ जाते हैं। बाद में जवान एक बिल्डिंग में घुसता है और जय को पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता और उसका मन बीस्ट रेन के साथ हुई सारी लड़ाइयों की यादों में डूब जाता है। 72 दिन बीत चुके थे और वह एक भी बार जानलेवा वार नहीं कर पाया। फिर भी इतने सारे मुकाबलों के बावजूद दानव ने उसे कभी मारा नहीं और अब हमारे नायक को समझ आ गया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि दानव का उसे मारने का इरादा ही नहीं था। यह समझते ही उसने कसम खा ली कि चाहे कितना भी समय लगे वह लड़ाई जारी रखेगा। वहीं दूसरी ओर बीस्ट रेन जवान को एक ऐसे प्रोडक्ट की तरह देख रहा था जिसे बेचकर मुनाफा कमाया जा सकता है, एक ऐसा बीज जो उसकी मर्जी के अनुसार बढ़ने से इनकार कर रहा था। आमतौर पर तरीका सीधा होता है, ट्यूटोरियल में अच्छे बीज चुनो, मेन गेम में उन्हें पालो और उन्हें बढ़ते देखो, लेकिन यह वाला हर हाल में आगे बढ़ने से इनकार कर रहा था। दानव उसे मारने के बारे में सोचता है, लेकिन आत्मा को नुकसान पहुंचने और हार्वेस्टर्स का ध्यान खींचने के डर से रुक जाता है और तय करता है कि इसे सावधानी से पालना ही बेहतर है ताकि वह अमीर बन सके और अपने सारे कर्ज चुका सके, खासकर तब जब कुछ ऐसे देवता भी जवान में रुचि दिखा रहे थे जो आमतौर पर दानवों से दूर रहते हैं। तभी अचानक जवान पीछे से हमला करता है और बीस्ट रेन उससे उसका असली मकसद पूछता है, लेकिन हमारा नायक बिना रुके तलवार चलाता रहता है। दानव उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेन गेम में जाना उसके और उससे जुड़े सभी लोगों के फायदे में है, लेकिन जवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़ाई और भी भयंकर हो जाती है और बीस्ट रेन उसे जमीन पर पटक कर चिल्लाने लगता है और अपनी सारी छुपी स्किल्स और आइटम्स देने की पेशकश करता है अगर वह मान जाए, लेकिन हमारा नायक उसे खत्म करने की जिद पर अड़ा रहता है। इसी बीच बीस्ट रेन का सब्र टूटने लगता है और जवान एक सवाल पूछता है। बाद में दानव बताता है कि उसका ब्रह्मांड कई डायमेंशंस से बना है, लेकिन जवान कहता है कि वह यह पहले से जानता है क्योंकि ऐसी थ्योरीज पृथ्वी पर भी मौजूद हैं। फिर भी दानव समझाता है कि ग्रेट लैंड मुख्य डायमेंशन है और उसके चारों ओर अर्थ समेत कई छोटे वर्ल्ड्स हैं जिन्हें वर्ल्ड 294 कहा जाता है। वह बताता है कि नाइटमेयर टावर इसलिए है ताकि वॉकर स्किल्स हासिल कर सकें और सिस्टम के अनुसार ढल सकें ताकि वे इन दुनियाओं के बीच यात्रा कर सकें, और दानव जैसे वह खुद गेम में वॉकर्स की मदद करने के जिम्मेदार हैं। लेकिन जब जवान पूछता है कि वे ऐसा क्यों
करते हैं तो बीस्ट रेन सवाल टाल देता है और कहता है कि टावर वर्ल्ड 294 पर सिर्फ संयोग से आया। हमारा नायक हार नहीं मानता और दानव के असली मकसद के बारे में पूछता है। बीस्ट रेन कहता है कि वह सिर्फ वॉलंटियर है, लेकिन जयवान उस पर भरोसा नहीं करता और रिवॉर्ड्स के बारे में पूछता है। दानव गोलमोल जवाब देता है। तभी अचानक एक लाल संदेश मोनार्क की तरफ से आता है, जिसमें जुआन को न मारने और बातचीत खत्म करने का आदेश होता है। बीस्ट रेन पूछता है कि अब तो भरोसा हुआ, लेकिन जुआन चुप रहता है। जयवान की स्टेटस स्क्रीन पूरी तरह भरी हुई होती है, सारे स्टैट्स मैक्स होते हैं और लेवल पूरी तरह कैप्ड होता है। चाहे जितनी कोशिश करे कुछ भी आगे नहीं बढ़ता। वह पोशन पीकर फिर उठता है, लेकिन फिर भी उसके और बीस्ट रेन के बीच का फर्क खत्म नहीं होता। तभी उसे अजीब एहसास होता है और वह हवा में चमकते सुनहरे कण देखता है। कुछ बारीक होते हैं और कुछ चीनी के टुकड़ों जैसे खुरदरे। उसी पल उसे समझ आ जाता है कि यही इस दुनिया की असली सच्चाई है, कच्चे कण जो इस दुनिया की असल बनावट हैं। बीस्ट रेन के सामने खड़े होकर वह पूछता है कि मोनार्क क्या होता है, और दानव बताता है कि मोनार्क ग्रेट लैंड पर राज करते हैं और जो मेन गेम क्लियर करता है उसे उनकी रिकमेंडेशन मिलती है। फिर वह बताता है कि जयवान की किस्मत इस पर निर्भर करेगी कि वह किस मोनार्क को चुने, और भरोसा दिलाता है कि वह उसे सबसे अच्छे मोनार्क के पास पहुंचाएगा, यहाँ तक कि अपनी इज्जत भी दाव पर लगाता है। जयवान मजाक में कहता है कि वह इंश्योरेंस सेल्समैन जैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी 10 दिन बाद यहाँ से जाने के लिए मान जाता है। 9 दिन बाद वह ध्यान लगाकर ट्रेनिंग करता है और बीस्ट रेन उसे स्क्रीन से देखता है और सोचता है कि कैसे ड्रीम डीमंस ने उसे यह घटिया टावर बेचकर ठग लिया था। असल में यह सिर्फ फर्स्ट जनरेशन पुराना टावर था और तीसरी जनरेशन होता तो वह जबरदस्ती ट्यूटोरियल खत्म कर सकता था, लेकिन यह टावर प्रोडक्ट की मंजूरी मांगता है। अगले दिन सिस्टम मेन गेम के बारे में बताता है और गेम मास्टर का संदेश आता है, जो जयवान को सारी यादों के साथ वर्ल्ड 294 लौटाने की पेशकश करता है। बीस्ट रेन उसे एक्सेप्ट करने को कहता है, लेकिन अचानक जयवान तलवार चला देता है। बीस्ट रेन हैरान रह जाता है और पूछता है कि वह क्या कर रहा है। जयवान कहता है कि वह उसे खत्म करेगा। उसे लगता है कि उसके अंदर कुछ जाग चुका है। तभी दानव का विशाल पंजा गिरता है और लड़ाई फिर शुरू हो जाती है। अंत में बीस्ट रेन उसे जकड़ लेता है, लेकिन जयवान कहता है कि उसकी मंजूरी के बिना गेम खत्म नहीं हो सकता। तब दानव बताता है कि नाइटमेयर टावर ट्यूटोरियल क्लियर होने के 100 दिन बाद अपने आप खत्म हो जाता है और वह उसे वहीं छोड़ने का फैसला करता है। फिर जयवान कहता है कि वह जानता है कि बीस्ट रेन एक ट्रिक्स्टर है जो 784 साल का है और 128 दुनियाओं में जा चुका है और हर जगह प्रजातियों को पालता रहा है। टावर मास्टर यह सुनकर सन्न रह जाता है और पूछता है कि जुआन यह सब कैसे जानता है। तभी हमारा नायक बताता है कि वह उसे अंधकार के मोनार्क हार्वेस्टर को सौंपने वाला था। यह सुनते ही बीस्ट रेन घबराकर पसीने में आ जाता है और पूछता है कि जयवान आखिर है कौन। तब हमारा नायक पूरे भरोसे से कहता है कि वही वह प्रोडक्ट है जिसे बीस्ट रेन ने दशकों तक यहाँ पाला है। अगले ही पल वह भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है और टावर मास्टर को हराने के लिए पूरी ताकत से हमला करता है। जयवान तलवार घुमाकर सीधे बीस्ट रेन पर वार करता है और उसे पीछे धकेल देता है। दोनों की ताकतें टकराती हैं, जिससे जयवान पीछे फिसल जाता है, लेकिन बीस्ट रेन का कंधा घायल हो जाता है। दानव उलझन में पड़ जाता है और तभी उसे कुछ समझ आता है। उधर जयवान तलवार संभालता है और बीस्ट रेन सोचता है कि कहीं यह जरूरत से ज्यादा अनुकूलित खिलाड़ी तो नहीं है। हमारा नायक याद करता है कि 100वां फ्लोर पार करने के बाद से ही उसे शक था कि क्या दानव उसे सच में मार भी सकता है। आसपास की वास्तविकता टूटने लगती है और जब उसे पूरी तरह समझ आ जाती है तो वह बिना किसी हिचक के वार करता है और सामने वाले की ढाल पूरी तरह तोड़ देता है। सिस्टम सीमा हटने की सूचना देता है। इसके बाद दानव अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए शरीर बदलता है और उसे झुकाने की कोशिश करता है। हमला करते हुए वह मानता है कि ट्यूटोरियल पूरा करते ही दूसरे स्तर की अनुकूलन शक्ति हासिल करना हैरान करने वाला है, लेकिन फिर भी वह मानता है कि इंसान दानव को नहीं हरा सकता और ढेरों नुकीले हमले करता है। कांटे जयवान को लगते हैं और खून बहता है, लेकिन फिर भी वह तलवार कसकर पकड़े रहता है और लगातार वार करता रहता है। वारों की गिनती बढ़ती जाती है और आखिरकार 10 अरब तक पहुंच जाती है। अंत में जयवान एक जबरदस्त हमला करता है जिससे दानव को सच्चाई समझ आ जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और जयवान उसे हरा देता है और तलवार उसकी ओर तान देता है। वह साफ कहता है कि इंसान दानवों के लिए खरीद फरोख्त की चीज नहीं है। वह ऐलान करता है कि वह इस टावर को नष्ट करेगा और अगली मंजिल पर चढ़ेगा और फिर सबसे ऊपर पहुंचेगा। छत टूटने लगती है और वह कहता है कि वह दानवों की बनाई इस दुनिया का अंत देखेगा। एक सिस्टम विंडो खुलती है जिसमें उसकी जानकारी सवालों के
निशान से भरी होती है। बीस्ट रेन गिड़गिड़ाता है और रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जयवान नहीं रुकता। उसे नीचे के फ्लोरों में मिली नक्काशियां याद आती हैं जो बताती थीं कि नाइटमेयर टावर असल में इल्यूजन के पेड़ की सबसे ऊपर वाली पहली नाइटमेयर की नकल है, और यह संदेश टावर के निर्माता मुआक ने छोड़े थे। अब वह समझ जाता है कि यह जगह सिर्फ जड़ है, और जहां जड़ है वहां शाखा भी होगी। वह पूरी ताकत से छत तोड़ देता है और सिस्टम बताता है कि ट्यूटोरियल खत्म हो गया है, लेकिन गेम पूरा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद जयवान एक नई जगह जागता है जो जंगल जैसी लगती है। वहां वह बड़े बड़े जानवरों को देखता है जो उस पर हमला करते हैं। वह एक को आसानी से मार देता है, लेकिन फिर एक विशाल जानवर आता है जिसे वह एक ही वार में खत्म कर देता है। बाद में अजीब चींटी जैसे लोग आते हैं और उस पर हमला करते हैं। वह उन्हें बेहोश कर देता है और उनकी चीजें देखता है, जिसमें एक छोटा आयामी बैग और रंगीन आत्मा पत्थर मिलते हैं। वह सब बैग में डाल देता है और उसकी तलवार लाशों को खा जाती है। फिर उसे एक पुराना स्क्रॉल मिलता है जिस पर इल्यूजन का पेड़ और केओस लिखा होता है। दूसरी ओर जमीन कांपती है और एक लाल बालों वाली लड़की और उसके साथी भागते नजर आते हैं। उनकी टीम वर्क खराब होती है, लेकिन वे लड़ते रहते हैं। तभी जयवान ऊपर से कूदकर एक ही वार में 2 सींग वाले जानवर को मार देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि ऐसा आमतौर पर 10 लोगों से होता है। लाल बालों वाली लड़की उससे पूछती है कि वह कौन है और कहती है कि केओस में ऐसा कोई नहीं जो एक वार में ऐसा कर सके। वह पूछती है कि वह कहां से आया है, और जयवान सीधे उसकी आंखों में देखकर पूछता है कि केओस क्या है। यह सुनकर लड़की पूरी तरह चौंक जाती है। लाल बालों वाला योद्धा सीधे जुवन की तरफ घूरता है और तुरंत ही सवालों की बौछार कर देता है, पूछते हुए उसका नाम क्या है, वह यहाँ क्यों है और वह कैसे उनसे बात कर पा रहा है। लेकिन जुवन बस सिर हिलाकर या हान में छोटे जवाब देता है। लोग अपने बीच धीरे धीरे कहते हैं कि आजकल लैंग्वेज बैरियर से मिलना अजीब है। जब लाल बालों वाले आदमी पूछता है कि क्या उसे बायहॉर्न कॉर्प्स लेने में कोई आपत्ति है, हमारा लड़का बिना किसी शिकायत के हाँ कर देता है। इस बीच लाल बालों वाली औरत नोट करती है कि उसका फाइट अजीब था क्योंकि उसने कोई रील स्किल नहीं दिखाई और बीस्ट को सिर्फ एक स्टैब में मार दिया। इसके बाद वह अपनी एबिलिटी उसके ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टम तुरंत मैसेज फेंकता है कि यह फेल्ड हो गया। वह जानती है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर किसी नॉन अडेप्टर से ज्यादा नहीं है। कौन है वह और क्यों केओस में एक अडेप्टेड प्लेयर के रूप में यहाँ है, यह जानने के लिए वह उसे दबाव डालती है। जब हमारा प्रोटैगनिस्ट केवल एक शब्द केओस दोहराता है और पूछता है कि इसका मतलब क्या है, तो महिला उसे परेशान करने का आरोप लगाती है। कहती है कि उसके शब्दों का कोई सेंस नहीं बनता और पूछती है कि क्या उसे समझने में परेशानी हो रही है। लेकिन जुवन शांतिपूर्वक जवाब देता है कि वह उसे पूरी तरह समझता है। फिर वह अपने थॉट्स में खो जाता है, अर्थ पर अपने पुराने टाइस और एफिलिएशंस को याद करता है, लेकिन यह महसूस करता है कि जब वह टावर में कदम रखा सब कुछ मीनिंगलेस हो गया। उसने अंदर नए दोस्त बनाए, लेकिन ट्यूटोरियल के बाद वह मेमोरीज एरेज हो गईं। भले ही वे अर्थ पर कहीं अभी भी जीवित हों, वे शायद उसे या टावर में हुई किसी घटना को याद भी नहीं करेंगे। वह लाल बालों वाली लड़की से कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। महिला हंसते हुए पूछती है कि क्या वह सोच रहा है कि वह मान लेगी कि उसे एमनीशिया है। हमारा प्रोटैगनिस्ट तीखे जवाब में कहता है कि उसने कभी नहीं कहा कि उसे एमनीशिया है। वह कहती है कि यह वही बात है और फिर भी दबाव डालती रहती है। तभी उसकी स्वॉर्ड बस करने लगती है और फिर उसके जॉस खुल जाते हैं। लाल बालों वाली लड़की तुरंत इसे एक स्पिरिट वेपन के रूप में पहचानती है। स्वॉर्ड उसके बैकपैक में रखे सभी वेपन्स को खाने लगती है। लोग उसके चारों ओर मटर करते हैं कि वह अपनी ब्लेड को इक्विपमेंट फीड कर रहा है, जबकि लड़की स्टंट हो जाती है क्योंकि वह अपनी स्पिरिट वेपन सबके सामने दिखा रहा है और उसे खुद इसका पता नहीं है। वह साफ तौर पर फ्रस्ट्रेटेड है कि उसने उसका मिशन रूइन कर दिया। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह उसे फुसफुसाकर कुछ प्रपोज करने की बात कहती है। थोड़ी देर में हमारा लड़का उसका नाम जानता है, जो कि मीनो है, और वह उनके साथ यात्रा कर रहे लोगों के बारे में भी जानता है। वे लोग रेड फॉक्स क्लैन के हैं। जय ह्यूआन तुरंत समझ जाता है कि उसकी सो कॉल्ड प्रपोजल उसके लिए है कि वह उस क्लैन को वाइप आउट करे, क्योंकि उसने उसे वार्न किया था कि वे उसके पीछे भी आएंगे। रात को लाल बालों वाला आदमी सुझाव देता है कि वे हॉर्न्ड बीस्ट्स को अट्रैक्ट न करने के लिए रात को कैंप करें। बाद में हमारा प्रोटैगनिस्ट नोट करता है कि विलेज दूर नहीं है। उसके सेकंड स्टेज ऑफ अवेकनिंग के दौरान वह समझता है कि उसने रेड फॉक्स क्लैन के लोगों की कॉन्वर्सेशन ओवरहियर की है और मानता है कि उसका 2 सिंग वाला किल सिर्फ स्पिरिट वेपन की वजह से था। वे दावा करते हैं कि ऐसे वेपन्स केवल अबिस में पाए जाते हैं, जिसे ट्री ऑफ इल्यूजन की ब्रांचेस भी कहा जाता है। हालांकि हमारा हीरो जानता है
कि वे गलत हैं क्योंकि उसका वेपन रूट से आया है। यद्यपि डीमन ने उसे बताया था कि टावर में गियर ज्यादा अच्छा नहीं है, उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उस चीज को चाहेगा। खैर, उसने समझ लिया कि यह जगह ग्रेट रियल्म नहीं है। थोड़ी देर बाद एनिमी मूव करना शुरू कर देता है। मीनो बाहर आती है और हमारे प्रोटैगनिस्ट को चेतावनी देती है कि वह स्वॉर्ड इस्तेमाल करे जिसने अन्य वेपन्स खा लिए थे। अप्रत्याशित रूप से वह जवाब देता है कि उसके पास अब यह नहीं है क्योंकि उसने इसे इंस्पेक्शन के लिए दे दिया था, और वह गुस्से में उसे केयरलेस कहती है। उसी समय रेड फॉक्स क्लैन के सदस्य प्रकट होते हैं। लाल बालों वाला आदमी जैन को उसके वेपन के लिए धन्यवाद देता है, जबकि अन्य सदस्य केवल 2 लोगों को एलिमिनेट करने पर सरप्राइज्ड होते हैं। मीनो उन्हें गालियां देती है और जैसे ही एनिमीज चार्ज करते हैं, वह बिना हेजिटेशन के आगे बढ़ती है। वह एक को सिर पर मारती है और दूसरे को साफ तौर पर टॉस पर स्ट्राइक करती है। वह कई अपोनेंट्स को रैपिड सक्सेशन में गिराती है, फिर एक को पीछे किक करती है। एक और डार्ट भेजने के बाद वह वापस आती है और स्लाई स्माइल के साथ माफी मांगती है कि उसने वेपन इतनी जोर से फेंका। फिर वह चारों ओर और डैगर्स समन करती है ताकि रिमेनिंग एनिमीज एलिमिनेट हो जाए। लाल बालों वाला आदमी कहता है कि जिस क्षण से मीनो ने मॉन्स्टर्स को यहाँ लुभाया था, उसने पहले ही कुछ गलत होने का सस्पिशन किया था, लेकिन अब वह पूरी तरह सुनिश्चित है कि वह वही इनफेमस विच ऑफ मासकर है। वह जानना चाहता है कि डार्क फॉरेस्ट से असैसिन किसने भेजा। वह सीधे जवाब देती है, इट डजंट मैटर हु गेव द ऑर्डर, क्योंकि काउंटलेस नॉन अडेप्टर्स पहले ही रेड फॉक्स क्लैन द्वारा स्लॉटर्ड हो चुके हैं और कई चाहते हैं कि वे डेड हों। वह हंसता है, कहता है कि डार्क फॉरेस्ट क्लैन कभी भी इतनी ट्रिवियल बात के लिए मूव नहीं करेगा। उससे आगे बढ़ने से पहले उसके डैगर्स अचानक स्ट्राइक में उसकी तरफ फ्लैश होती है, लेकिन वह तुरंत काउंटर करता है। फिर वह डिक्लेयर करता है कि यह केवल पर्सनल मिशन हो सकता है। स्पिरिट वेपन उठाते हुए वह कहता है कि अगर ऐसा है तो उसकी लाइफ यहीं समाप्त हो जाएगी। वह अपनी आंखें नैरो करती है और वह शांतिपूर्वक समझाता है कि वह अकेला नहीं आया क्योंकि उसने बैकअप लाया है। चारों ओर देखते हुए वह समझती है कि उसका मतलब क्या है और जल्दी ही नोटिस करती है कि उनमें से हर कोई कम से कम फर्स्ट स्टेज अडेप्टर है। जब वह काउंट करती है तो कुल 40 लाल बालों वाला आदमी जोड़ता है कि डार्क फॉरेस्ट की विच और उस आदमी का सामना करने के लिए जिसने कभी अकेले 2 सिंग वाला बीस्ट मारा था, इन्हीं नंबर्स की जरूरत थी। फिर वह रिमार्क करता है कि अगर उसे पता होता कि स्पिरिट वेपन इतनी आसानी से उसके हाथ में आएगी तो वह कभी अपने मास्टर को नहीं बुलाता। जैसे ही वह खत्म करता है, एक बड़ा क्लॉड फिगर आगे आता है और कहता है कि इसे ऑनर समझो, यह नया अराइवल क्लैंट है, ब्लैक फॉक्स, रेड फॉक्स क्लैन का मास्टर और थर्ड स्टेज अडेप्टर, जो डिक्लेयर करता है कि आधा रेड फॉक्स क्लैन यहाँ उसे हंट करने के लिए इकट्ठा हुआ है। वह मॉकिंग स्माइल देती है और जवान की तरफ मुड़ती है, कहती है कि उसे एक मोमेंट दे। वह उसे कुछ फेंकती है और जल्दी से इंस्ट्रक्शन देती है कि दौड़। वह उसे पकड़ता है और अपनी हथेली में स्टोन ऑफ नाइटमेयर पाता है। कंफ्यूज्ड होकर लड़का पूछता है कि यह क्या है। वह एक्सप्लेन करती है कि यह वास्तव में स्टोन ऑफ एस्केप है जो उसे नियरेस्ट फोर्ट्रेस में टेलीपोर्ट कर देगा, लेकिन उसके पास केवल एक है। वह एक पल के लिए साइलेंट रहता है, फिर पूछता है कि अगर उसे मौका मिलता तो क्या वह पास्ट में वापस जाती। वह शांतिपूर्वक कहती है कि वह कभी वापस नहीं जाएगी। अगर वह यहाँ मरती है तो भी सब वर्थ होगा, लेकिन वह कभी वापस नहीं जाएगी। जवान उसे अश्योर करता है कि वह आज नहीं मरेगी। फिर वह मूव करता है, अपने सेकंड स्वॉर्ड से एनिमीज को स्ट्राइक करता है और उन्हें क्विक सक्सेशन में एलिमिनेट करता है। उसके तुरंत बाद बैटलफील्ड में हेवी अटैक स्लैम होता है जब फायर किंग अपनी टेक्निक अनलीश करता है। फिर भी हमारा प्रोटैगनिस्ट फुल फोर्स में चार्ज करता है, ओब्लिवियन इन्वोक करता है, थर्ड स्टेज ऑफ अवेकनिंग। वह इनकमिंग वेव ऑफ फ्लेम और फोर्स को सीधे स्लाइस करता है। उनका क्लैश शॉक वेव्स क्रिएट करता है जो फील्ड में टियर करती हैं जब वेपन्स कोलाइड करते हैं। हालांकि ब्लैक फॉक्स अपनी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ से अटैक प्रेस करता है, काउंटर उसे पीछे धकेलता है। जब डस्ट सेटल होता है, जवान ही खड़ा रहता है और लाल बालों वाले आदमी से अपनी स्पिरिट वेपन वापस पाता है। कुछ ही क्षण बाद बैटलफील्ड में मैसिव ब्लू स्लैश रिप्स होती है। बाकी बचे एनिमीज स्कैटर हो जाते हैं जबकि मीनो सीन अनफोल्ड होते देखती है। फिर वह उसका नाम कॉल करती है। जब वह उसकी तरफ मुड़ता है, वह उसके पास आती है और उसकी असली पहचान के बारे में पूछती है, लेकिन वह कहता है कि वह पहले से ही जानती है। फिर वह पूछता है कि क्या उसने भी अपनी मेमोरी खो दी है, जिससे वह अनईजी हो जाती है। फिर वह अपनी कीमती स्टोन की वापसी मांगती है, हालांकि वह बताता है कि उसने उसे खो दिया है। उसकी आवाज शार्प हो जाती है और वह पूछती है कि वह इतनी कीमती चीज कैसे खो सकता है, लेकिन वह बस कहता है कि खुद ढूंढो। बाद में मीनो सच में ऐसा ही करती है, सब कुछ उलट-पलट करती है, लेकिन स्टोन अभी भी गायब है, जिससे उसे पछतावा होता है कि उसने अपनी कीमती स्टोन किसी स्ट्रेंजर को दी। हालांकि हमारा लड़का देखता है और फिर से कहता है
कि वह पहले से ही जानती है कि वह कौन है। जब वह और दबाव डालती है तो वह आखिरकार कहता है कि वह इंसान है। वह उसे देखती है और पूछती है कि क्या वह सीरियस है। वह पूछता है कि क्या वह खुद इंसान है। जब वह मान लेती है कि है, वह कहता है कि यह अकेले उसके लिए काफी है। वह उसके पास बैठती है और इंटरनली स्वीकार करती है कि शायद वह सही है, क्योंकि यह काफी है कि वे दोनों इंसान हैं। अगले सुबह मीनो ज्वान से पूछती है कि क्या उसे सच में याद नहीं कि वह कभी केओस आया था या ग्रेट रियल्म में कदम रखा था। जब वह जवाब देता है कि नहीं, वह स्वीकार करती है कि वह उससे एनवी करती है। वह यह भी समझाती है कि यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग ऐसा महसूस करते हैं क्योंकि उनका अराइवल हमेशा उन मेमोरीज से जुड़ा होता है जिन्हें वे मिटाना चाहते हैं। वह सवाल पलटकर पूछता है कि वह यहाँ कैसे आई। वह अचानक वॉकिंग रोकती है और चेतावनी देती है कि वह बाद में पूछने पर पछताएगा। अंततः वे गोर्गन फोर्ट्रेस पहुंचते हैं। प्रवेश करते समय ज्वान नोटिस करता है कि पास एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है और समझता है कि यह बिल्कुल उसी समनिंग सर्कल की तरह है जो उसने टावर की फर्स्ट फ्लोर पर देखा था। वह करीब जाता है और तभी एक रेड लाइट फ्लेयर होती है। अंदर डरपोक लोग इकट्ठा होते हैं, चिल्लाते और मदद के लिए बेगिंग करते हैं। नैनो ग्रुप को देखती है और रिमार्क करती है कि कितने लोग एक साथ आए हैं। वह बताती है कि इसी तरह वह केओस में आई और किसी से पूछने को कहती है कि किसी से भी मत पूछो कि वे कैसे आए। फिर वह उसे डेड केओस की दुनिया में वेलकम करती है। ज्वान डॉट्स कनेक्ट करता है और कंक्लूड करता है कि जो लोग ग्रेट लैंड्स में मरते हैं वे या तो अबिस के गॉड्स द्वारा चुने जाते हैं या ग्रेट रियल्म के मास्टर्स द्वारा। चुने हुए लोग बैटल में ग्लोरी पाते हैं, लेकिन ज्यादातर फेल होकर केओस में समाप्त होते हैं। ट्री ऑफ इल्यूजन की स्टेम में इसके बाद मीनो बताती है कि अगर कोई फिर से केओस में मरता है तो डेथ परमानेंट हो जाता है और वे ट्री ऑफ इल्यूशंस में न्यूट्रिएंट्स के लिए अब्सॉर्ब हो जाते हैं। जो मरते हैं उनका ब्लड नहीं बहता क्योंकि वे पहले से डेड हैं। हमारा लड़का समझता है कि वह डेड के साथ रह रहा है। मीनो आगे समझाती है कि नाइटमेयर टावर्स रूट्स हैं, केओस स्टेम है और अबिस ब्रांचेस हैं। ये सभी ट्री ऑफ इल्यूशंस के हिस्से हैं। इस जानकारी से ज्वान याद करता है कि इस ट्री का जिक्र मूलक ने किया था और बताया था कि रूट्स सिर्फ ट्री ऑफ इल्यूशंस के टॉप को सपोर्ट करने के लिए हैं। लगता है वह सही जगह पर है और हायर प्लेस जाने का एम करता है। थोड़ी देर बाद यूनिफॉर्म्ड सोल्जर्स रश करते हैं और कंट्रोल लेना शुरू करते हैं। न्यूकमर्स को लाइन अप करने और स्पीच हॉल जाने का ऑर्डर देते हैं। एक ऑफिसर कपड़े बांटता है और कमजोर और स्किनी दिखने वाले आदमी की तरफ इशारा करता है। मीनो ऑफिसर जेम्स के पास जाती है और वह पूछता है कि वह नॉर्थ चेक पॉइंट पर क्यों है। वह बताती है कि वह बस गुजर रही थी और एंट्री चाहती थी। हालांकि वह कहता है कि अब न्यू रूल्स सर्टिफिकेट रिक्वायर करते हैं। जब वह ज्वान को देखती है, पूछती है कि क्या उसके पास सर्टिफिकेट है। आश्चर्यचकित होकर वह हाँ में सिर हिलाता है, जिससे उसके दिमाग में क्लिक होता है। इसलिए वह जेम्स को क्लेम करती है कि उसने अपना सर्टिफिकेट भूल गया। खुद को कवर करने के लिए वह जेम्स को टू हॉर्न बीस्ट हॉर्न दिखाती है और पूछती है कि क्या यह चलेगा। एक पल बाद वह अग्री करता है। जेम्स फिर ज्वान का सर्टिफिकेट मांगता है, लेकिन वह सीधे कहता है कि उसके पास कोई नहीं है। मीनो हिंट देती है कि अगर उसने पूछा तो वह मदद कर सकती थी, लेकिन जेम्स उसे रोक देता है और इंसिस्ट करता है कि बिना पेपर्स किसी को भी नहीं आने देगा। ज्वान एक्नॉलेज करता है और अपने बैकपैक में कुछ ढूंढना शुरू करता है। इससे मीनो सोचती है कि उसने गार्ड को मारने का निर्णय लिया है ताकि अंदर जा सके। इसलिए वह तुरंत हमारे हीरो और जेम्स के बीच आती है क्योंकि वह कुछ एक्सप्लेन करने वाली होती है और पैनिक में होती है। हालांकि एक कमांडिंग वॉइस उसे रोक देती है और पूछती है कि क्या हो रहा है। सोल्जर्स सब फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि एक यूनिफॉर्म्ड आदमी आता है, चीफ कार्ल्टन, चेक पॉइंट मैनेज करने वाला। वह जेम्स के पास जाता है और एक्सप्लेनेशन मांगता है। जेम्स ज्वान की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वह बिना सर्टिफिकेट के एंटर करने की कोशिश कर रहा है। कार्ल्टन हेजिटेट नहीं करता और कहता है कि बिना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंट्री इम्पॉसिबल है। वह समझाता है कि इंस्पेक्टर किसी को भी रिफ्यूज कर सकता है जिसके पास प्रूफ नहीं है। वह फोर्ट्रेस लॉस पढ़ना शुरू करता है और लीगल कोड का यूज कराकर सभी को घुटने टेकने को कहता है। फिर वह रेस्ट्रेंट एक्ट का भी हवाला देता है। हालांकि जयवान अपनी ब्लेड का यूज करके लीगल कोड स्किल बैरियर खुद और मीनो के लिए स्लैश कर देता है। वह कार्ल्टन को इंटरप्ट करता है और पूछता है कि सर्टिफिकेट में वास्तव में क्या है। कार्ल्टन कहता है कि इसमें आइडेंटिटी, रिकॉर्ड्स और स्किल डेटा लिस्टेड हैं। ज्वान रिप्लाई करता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वह अपने बारे में कुछ भी दिखाना रिफ्यूज करता है। चीफ कंफ्यूज्ड होता है क्योंकि उसका लीगल कोड हमारे प्रोटैगनिस्ट पर काम नहीं कर रहा।
इसलिए वह डिसाइड करता है कि उसे कानून के तहत डिटेन किया जाए और सिल्वर रिस्ट्रेंट स्किल से चेन्स समन करता है। चेन्स आगे बढ़ती हैं और जयवान के चारों ओर कॉइल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हमारा लड़का रेजिस्ट करता है जब तक कि वे स्नैप न हो जाए। हर गार्ड शॉक फ्रीज हो जाता है। कार्लटन जानना चाहता है कि यह कैसे संभव हुआ। इसके बाद हमारा हीरो वही करता है जो मीनो ने किया था, जिससे उसे याद आता है कि उसने हॉर्न का ब्राइब दिया था। दूसरी तरफ जेम्स पेल हो जाता है क्योंकि वह ब्राइब एक्सेप्ट करने वाला था। जयवान अपनी चीजों में हाथ डालता है, कुछ निकालता है और कार्लटन को देता है। इस बीच जेम्स एग्जीक्यूशन के लिए चिल्लाता है, लेकिन कार्लटन उसे साइलेंट कर देता है और सीधे जवान से पूछता है कि क्या यह उसका नाम है। जब जवान हाँ कहता है, कार्लटन उसे ग्रीन्स का मैसेंजर डिक्लेयर करता है। डिवाइस मीनो पर स्वीप करता है और वार्निंग देता है कि उसकी सोल करप्शन सेफ लिमिट पार कर गई है। कहता है कि उसे मेडिसिन लेनी चाहिए। कार्लटन उसकी तरफ ग्लांस करता है और कहता है कि वह चीजें बहुत ज्यादा पुश कर रही है। जॉन अपना सिर टिल्ट करता है और सोचता है कि सोल करप्शन का मतलब क्या है। मीनो मेडिसिन खाते हुए एक्सप्लेन करती है कि यह एक क्रोनिक सिकनेस है जो हर केओस में रहने वाले के अंदर होती है, जो सिर्फ यहाँ मौजूद रहकर और वर्स होती जाती है, और कहती है कि यही कारण है कि हॉर्न्ड मॉन्स्टर्स के हॉर्न्स इतने वैल्यूएबल हैं, क्योंकि यह केवल मेडिसिन है जो स्प्रेड को स्लो करती है। मीनो जोड़ती है कि उसने उसे फ्री में पाने में मैनेज किया। इसके बाद कार्लटन जयवान के पास आता है और कहता है कि अब उसकी करप्शन लेवल चेक करने का समय है। स्कैनर निकालता है, मशीन ग्रीन, फिर ऑरेंज और आखिर में रेड फ्लैश करती है और रीडिंग अचानक फेल हो जाती है। तुरंत बाद डिस्प्ले पर नंबर 0 ड्रॉप हो जाता है। वह और जेम्स स्टन्ड हो जाते हैं। फिर वह सोल स्टोन वापस देता है। हमारा लड़का पूछता है कि क्या वह इसे नहीं चाहता, लेकिन कार्लटन उसे ग्रीन्स का मैसेंजर कहता है और चेतावनी देता है कि वह ऐसे स्टोन्स लाइटली कभी न दे। हमारा प्रोटैगनिस्ट रिप्लाई करता है कि वह किसी का मैसेंजर नहीं है और ग्रीन्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन कार्लटन रिप्लाई करता है कि वह पहले से ही जानता है। बाद में मीनो और हमारा हीरो फोर्ट्रेस की तरफ जाते हैं। जेम्स पीछे से उन्हें देखता है और पूछता है कि क्या उन्हें पास करना सच में वाइज था। कैप्टन उसकी तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसे पता है कि सोल स्टोन सच में क्या है। जेम्स कहता है कि ये कीमती है और एक अडेप्टर की स्पिरिचुअल पावर बढ़ाता है, लेकिन कार्लटन कहता है कि कहानी का ये पूरा हिस्सा नहीं है। वह अपना एक ग्लाव हटाता है और अपनी जली हुई हाथ दिखाता है, जो उस मैजिक स्टोन का असर था जो हमारे हीरो ने उसे दिया था। वह समझाता है कि केवल एक ग्रीन ही इसे बिना करप्शन के उठा सकता है, जबकि कोई और इसे उठाता है तो कंजम्पशन में चला जाता है। वह बताता है कि जानू ग्रीन जैसा नहीं लगता, फिर भी उसने स्टोन को बिना किसी दिक्कत के संभाला। जेम्स पूछता है क्या इसका मतलब है वह उस पर भरोसा करता है। कार्लटन कहता है कि वह उस आदमी पर भरोसा नहीं करता, केवल उसकी आत्मा पर, क्योंकि डिवाइस कभी फेल नहीं होता, केवल तब जब आत्मा पूरी तरह शुद्ध होती है। वह बताता है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट की आत्मा केओस में सबसे शुद्ध है, इसलिए चाहे वह ग्रीन हो या न हो कोई फर्क नहीं, क्योंकि उन्हें केवल किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो स्टोन को संभाल सके। जब जेम्स अपने मास्टर की कंडीशन का जिक्र करता है और पूछता है क्या इसका कनेक्शन है, कैप्टन कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन वह रूमर्स उठाता है कि गेट पर कोई ब्राइब ले रहा था और जेम्स फ्रीज हो जाता है, समझते हुए कि वह पकड़ा गया है। इस बीच गेट के अंदर हमारा लड़का मीनो को अंदर लाने के प्रोसेस के बारे में सोचता है। याद करता है कि कैसे कार्लटन ने नियमों को सूचीबद्ध किया और कहा कि वह उसे तभी जाने देगा जब वान ने पूछा। उसने उसे चेतावनी दी कि कभी फिर से ब्राइब की कोशिश न करे। फिर वह वान से कहता है कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। जब वे एक ब्रिज तक पहुंचते हैं, हमारा हीरो किसी से पूछता है क्या वे किसी ब्लैकस्मिथ को जानते हैं जो उसकी स्पिरिट स्वॉर्ड संभाल सके, लेकिन उस स्ट्रेंजर ने कहा कि उन्हें संदेह है कि ऐसा कोई स्किल्ड है। स्पिरिट स्वॉर्ड दिखाते समय किसी ने उसे ब्रिज के नीचे मिस्चिवस स्माइल के साथ देखा। बाद में मीनो ठीक हो जाती है और नोटिस करती है कि वे टाउन के अंदर गहरे पहुंच चुके हैं। फिर जयवान उसे कहता है कि अपनी राह जाओ। वह सरप्राइज में रुकती है और पूछती है क्या मतलब है। वह उसे चिल्लाता है कि रुको और आरोप लगाता है कि उसने उसे गेट पर छोड़ने की कोशिश की। वह पूछती है क्या वह अभी भी अपसेट है। वह कहता है कि फोर्ट्रेस पहुंचाना ही काफी था और अब वह केवल उसे स्लो करेगी। वह कहता है कि वह और वह अलग हैं। फिर भी मीनो उसके पीछे दौड़ती है, जोर देती है कि वह टाउन नहीं जानता और ट्रबल में फंस जाएगा। वह कहता है कि वह डायरेक्शंस पूछ सकता है, लेकिन वह चिल्लाती है कि उसे ही पूछना चाहिए क्योंकि वह यहाँ का सबसे अच्छा जानती है। तभी हमारा लड़का उसे बताता है कि वह ड्रीम डीमन ढूंढ रहा है। मीनो तुरंत कहती है कि उसे शायद पता है और गाइड करने का प्रस्ताव देती है। प्रोटैगनिस्ट सहमत होता है, लेकिन बताता है कि पहले कुछ और डील करना है। आगे एक ग्रुप दिखाई
दिखाई देता है और एक उनकी टारगेट ढूंढने की बात करता है। वे स्पिरिट स्वॉर्ड के बारे में पूछते हैं, लेकिन मीनो उन्हें चेतावनी देती है कि भाग जाए। अन्य लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि उनका यंगेस्ट 12 साल का होगा और फाउल लैंग्वेज बच्चे के लिए खराब है। वे स्पिरिट स्वॉर्ड मांगते हैं वरना यंगेस्ट को निपटने देंगे, लेकिन हमारा हीरो उन्हें प्लेन फेस के साथ चुप कर देता है। एनिमी लीडर वॉन्स की सरेंडर करना ही बचाव है, लेकिन मीनो चिल्लाती है और उनके यंगेस्ट को दिखाती है जो जायंट है। इग्नोर करते हुए जायंट नीचे स्टॉम्प करता है और अपना एएक्स उठाता है, लेकिन हमारा लड़का उसे ब्लेड से मारता है और उसका हाथ काट देता है। जवान कहता है अगर सच में फाइट करेंगे तो जल्दी करो। एक आदमी आउटरेज में चिल्लाता है, दूसरा आरोप लगाता है कि उसने उनके यंगेस्ट का हाथ काट दिया, तीसरा चिल्लाता है कि कभी माफ नहीं करेंगे। पूरा ग्रुप चार्ज करता है और स्वॉर्ड्समैन तुरंत उन्हें एलिमिनेट करता है। जवान अपनी स्वॉर्ड वाइप करता है और मीनो उसे देखती रहती है, समझने की कोशिश करती है कि उसने सिर्फ स्टैबिंग करके सबको कैसे मारा। वह बस कहता है स्टैबिंग ही उसकी स्किल है, जिससे वह और कंफ्यूज्ड हो जाती है। वह ब्लिंक करती है और सोचती है क्या वह उसे मजाक में परेशान कर रहा है, लेकिन फिर वह उसके स्टैबिंग के डिफरेंट काइंड्स एक्सप्लेन करता है, स्लाइट स्टैब, रेगुलर स्टैब, स्ट्रॉन्ग स्टैब, जिससे चीजें और अजीब हो जाती हैं। वह उसे याद दिलाता है कि किसी और ने भी सिर्फ एक टेक्निक इस्तेमाल की थी, बस वह स्लैशिंग थी। फिर वह पूछती है कि उसका स्ट्राइक पहले मिस क्यों हुआ और रूफ ब्लो अप हुआ। वह कहता कि उसने हिडन स्किल्स का सेंसिंग किया और डराने के लिए रूफ ब्लास्ट किया। वह पूछती है क्या रूफटॉप्स डिस्ट्रॉय करना उसके इंटिमिडेशन का तरीका है। वह श्रग करता है और सोचता है क्या सभी ऐसा नहीं करते। फिर मीनो उसके स्टैब स्किल के लिए ड्रामेटिक नेम्स सजेस्ट करती है, लेकिन वह इग्नोर करता है और चलता रहता है। वह और नेम्स सजेस्ट करती है, लेकिन वह केवल वॉक करने को कहता है और एंटरटेन नहीं करता। अंततः वे ट्वाइलाइट स्मिदी पहुंचते हैं और मीनो बताती है कि ये प्लेस ड्रीम डीमन का है। वह उसे हेविली रीइंफोर्स्ड डोर तक ले जाती है। एक वर्कर बाहर आता है और कहता है अगर सबमिट करना है तो टाइम लगेगा क्योंकि मेन वर्कशॉप मैनेजर नहीं है, केवल वाइस मैनेजर बिजी है, टेस्ट चला रहा है। अंदर मैसिव आदमी टेबल के पास खड़ा है, सराउंडेड बाय अप्रेंटिसेस। उस पर क्वाड हॉर्न से बनी स्वॉर्ड रखी है। आदमी माइकल गानर, शॉप का वाइस मैनेजर। ब्लेड कंप्लीट है लेकिन हिल्ट में होल ड्रिल करना बाकी है। अप्रेंटिसेस जंप करते हैं प्रूव करने के लिए, लेकिन कोई सक्सीड नहीं होता। एक तो अपना टूल तोड़ देता है। माइकल ग्रुप को मॉक करता है, उन्हें वीक कहता है, यूजलेस कहता है। अटेम्प्ट्स चलते रहते हैं जब तक आउटसाइड वर्कर स्टेप करता है ट्राई करने। तभी जवान क्वाइटली अंदर स्लिप करता है। वर्कर इमीडिएटली येल करता है कि कोई अलाउड नहीं है ऐसा वॉक करने। माइकल देखता है जवान। प्रोटैगनिस्ट स्टेप फॉरवर्ड करता है और कहता ट्राई करना चाहता हूँ। वर्कर्स विस्पर करते हैं कि शायद वॉन्डरिंग ब्लैकस्मिथ है। माइकल केयर नहीं करता और अज्यूम करता है वह फेल होगा क्योंकि अदर्स ने बैडली किया। जैन बस पूछता है क्या होल बनाऊं या नहीं। वाइस मैनेजर लेक्चर करता है कि क्वाड हॉर्न स्टफ है और वर्कर्स बैड नहीं है, बस वह अलग लेवल पर है। अभी खत्म होने से पहले जुवन फिंगर से ब्लेड टैप करता है और इमीडिएटली क्रैक होकर फॉल करता है। सभी शॉक में फ्रीज हो जाते हैं। माइकल फ्यूरियस शाउट करता है कि इनसेन है इतनी वैल्यूएबल चीज डिस्ट्रॉय करने के लिए और क्लाइंट को क्या बताए। वॉन रिप्लाई करता है कि उसने इजी किया, पूरा ब्रेक करना और आसान होता। कैजुअली श्रग और अपोलोजाइज करता है। वाइस मैनेजर काम नहीं होता और यल करता है कि असरी कुछ फिक्स नहीं करेगा, स्पेशली क्वाड हॉर्न रिप्लेसेबल नहीं। तब जवान बैकपैक से दूसरा हॉर्न निकालता है और एवरीवन इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज करता है पेंटाहॉर्न। माइकल स्टडी करता है और रियलाइज करता है ग्रन से है। रूम क्वाइट हो जाता है और जब जवान पूछता अच्छा है क्या, माइकल बस नोट करता है। सिचुएशन फ्लिप्ड होने पर हमारा लड़का पूछता क्या स्मिदी यूज कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। माइकल वर्कर्स को डोज बंद करने का आदेश देता है। मीनो उसे लीव करती है और निकल जाती है। माइकल ट्वाइलाइट स्मिदी का फुल टूर देता है, जवान को वाइस मैनेजर का टाइटल देता है और कहता फ्री यूज व्हाटएवर ही नीड्स। प्रोटैगनिस्ट नोट करता है और ग्रन हॉर्न उठाता है। आदमी क्यूरियोसिटी से पूछता कहाँ से मिला। जवान सीधे जवाब देता है कि उसने पेंटाहॉर्न अकेले हंट किया और खुद ही लिया, जिसे माइकल एक सेकंड के लिए भी नहीं मानता। फिर जवान मदद मांगता है क्योंकि यह उसका पहला बार है शीट बनाने का। वाइस मैनेजर कंफ्यूज्ड होकर पूछता है क्या वह वास्तव में उस मटेरियल का उपयोग शीट के लिए करने वाला है, लेकिन जवान अपनी वेपन निकालता है और माइकल की आंखें फैल जाती हैं। यह फ्रोस्ट ड्रैगन स्वॉर्ड की रिप्लिका जैसी दिखती है, लेकिन जब वह ग्रेनाइट हॉर्न पकड़ने की कोशिश करता है तो स्वॉर्ड वायलेंट प्रतिक्रिया देती है, एनर्जी बर्स्ट छोड़ती है और हॉर्न को पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लेती है। माइकल तुरंत समझ जाता है कि यह वास्तव में स्पिरिट वेपन है और इसके अंदर ऑरा हाई टियर रेस की है। वेपन सबके सामने रूप बदलना शुरू कर देती है और जैसे ही कंप्लीट होती है सभी मटेरियल खत्म हो जाता है। हमारा लड़का बस कहता है कि उसके पास एक और है और दूसरा हॉर्न देता है। माइकल देखता है कि यह 5 हॉर्न बीस्ट का है और वान पूछता है कि अब क्या करना चाहिए टेम्पररी वाइस मैनेजर के रूप। वह कहता है कि वह माइकल की स्मिथिंग स्टाइल देख चाहता है। आदमी पूछता है क्या कोई डिजाइन
लाइन है, लेकिन जयवान कहता है कि उसे डिसाइड करना चाहिए। माइकल आखिरकार प्रॉपर इंट्रोड्यूस करता है और वादा करता है कि अपना बेस्ट काम दिखाएगा। गॉर्गन के प्राइम मिनिस्टर जर्जन चुअर हाथ में ड्रिंक लेकर बैठते हैं और नीलिंग आदमी पर नजर रखते हैं। आदमी समझाने की कोशिश करता है कि बैकस्ट्रीट गैंगस्टर्स के मासकर के बाद समहाउ टारगेट खो गया। जर्जन स्क्विंस करता है और सवाल करता है कि ऐसा व्यक्ति कैसे अचानक वैनिश हो सकता है। आदमी एडमिट करता है कि उसे कोई आइडिया नहीं। वह बताता है कि एक पल में सब नॉर्मल था, फिर अचानक सब ब्लैक हो गया। जब उसने चेतना रिगेन की तो रूफटॉप पर था और बीच का मेमोरी मिसिंग था। जर्जन पूछता है क्या टारगेट ने उसे देखा और कुछ क्लिक होता है। जो भी यह व्यक्ति है उसने मास्टर लेवल स्टेल्थ स्किल देखा, मतलब वीक अपोनेंट नहीं है। जर्जन कंक्लूड करता है कि टारगेट कम से कम 5th स्टेज अडेप्टर होना चाहिए। इसके साथ वह सिटी वाइड सर्च ऑर्डर करता है, अधिक लोग, अधिक विजिलेंस और कोई मिस्टेक नहीं। हुडेड आदमी अग्रीमेंट में बो करता है और जल्दी निकल जाता है। प्राइम मिनिस्टर कुछ देर और बैठता है। जमीन हल्की हिलती है और वह ग्लास पकड़े मर्मर्स करता है। इस बीच नॉइजी टावर्न में फ्लोटिंग स्क्रीन शोज साइरन होस्टिंग टॉप 10। वह अनाउंस करती है फाइनल वीडियो का समय है। फुटेज रोल। फेमस सोलो क्लियर 99th फ्लोर की लोन फिगर इतनी तेजी से मूव करता है कि बस ब्लर लगता है। एक पैटर्न अलाउड वंडर करता है कि उस गाय का क्या हुआ। दूसरा जोक करता है कि लॉर्ड सर उसे पसंद करते हैं। कोई लेटेस्ट गॉसिप जोड़ता है टावर की कल्टीवेशन सिस्टम बंद कर दी गई क्योंकि डीमन कॉट हुआ ट्राइंग टू रिग आउटकम। उसका दोस्त लाफ करता है कि डीमन सब छोड़कर भाग गया। अब कई लोग बिलीव करते हैं कि वीडियो फेक है। वे आर्ग्यू करते हैं कि कोई फर्स्ट जनरेशन टावर क्यों ट्रैश करेगा। एक इंसिस्ट करता है डीमन स्पॉइल्ड होगा। दूसरा जोक करता है कि डिस्काउंट पर बेच देता। वह और बियर मांगता है। बारटेंडर पो करता है लेकिन रूम साइलेंट हो जाता है जब डोर स्लैम होती है। सबकी नजर मीनो पर जाती है। टॉल और फायरी वह काउंटर तक स्ट्राइड करती है, सीट लेती है। कोई बोलने से पहले आदमी अप्रोच करता है और कॉम्प्लीमेंट करता है, फ्लर्ट करता है, लेकिन वह इंटरेस्टेड नहीं। डार्क एनर्जी सर्ज के साथ ग्लेयर करती है और कहती लीव। वह जल्दी पीछे हटता है, अभी भी सीथिंग। नैनो मटर करती है, ऑफुल फीलिंग और गोल्ड पीस काउंटर पर टॉस करती है। पर्याप्त अल्कोहल मांगती है। बाद में वह जॉन के बारे में चिल्लाना शुरू करती है, कैसे सेल्फ इम्पोर्टेंट है। हमारा लड़का नाम बार बार आता है। बारटेंडर साई करता है और कहता सबने पहले ही सुन लिया। तब क्लेयर टावर्न ओनर इंटरवीन करती है, पूछती है मीनो इतना ड्रामेटिक क्यों है जब वह ड्रंक भी नहीं है और क्यों उसके पास रहती है जिसे वह क्लेम करती है हेट। मीनो स्नैप करती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन एडमिट करती है कि हर बार जब जयवान देखती है कुछ इग्नाइट होता है। वह याद करती है प्रोटैगनिस्ट केओस में सीधे वॉक करके स्वॉर्ड स्विंग करता, सब कुछ डिस्ट्रॉय करता बिना हेजिटेशन। वह शेक नहीं सकती मेमोरी की कि उसने उसे कैसे देखा। वर्ड्स रिपीट करता कि वे अलग हैं। मीनो पॉइंट आउट करती है कि सब इंक्लूडिंग क्लेयर सर्वाइव करने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन यह गाय कहीं से आया याद कर है। पूछती कि नाइटमेयर से एनकाउंटर हुआ तो क्या करेगा, और जानू कहता बस एक्सप्लेन करना यूजलेस है क्योंकि वह समझ नहीं पाएगी। वह कंप्लेन करती है कि हमेशा ब्रश ऑफ करता और लुक डाउन करता सब पर। क्लेयर साई करती है और कहती आ हीरो जस्ट इमेच्योर। मीनो को डिस्टेंस रखने की वार्निंग देती है। मीनो आर्ग्यू करने की कोशिश करती है, लेकिन क्लेयर एक्सप्रेशन हार्डन कर देती है और कहती स्टेइंग अराउंड समवन लाइक दैट इजंट ब्रेव, रेकलेस है। अगर मीनो फायर के साथ खेलती रही तो बर्न होगी। मीनो रिस्पॉन्ड करने से पहले डोरवे लाइट फ्लेयर होती है। ब्लेजिंग स्ट्रीक एयर में काउंटर की ओर वह स्पिन करती और ग्लोइंग गोल्डन बर्ड कैच करती है। सील्ड लेटर ड्रॉप करती। मीनो वैक्स सील ग्लांस करती और रिकॉग्नाइज करती कार्ल्टन जावियर का लेटर डार्क फॉरेस्ट के माइंड को। वह सोचती क्यों कॉन्टैक्ट किया, लेकिन ओपन करने से पहले मैसिव फिगर क्राउड से निकलता। उसकी नजरें मीनो पर लॉक होती हैं और पूछता है क्या वह विच ऑफ मासकर है। उसकी आंखें वाइड होती हैं। शार्प क्लॉड हैंड रिस्ट ग्रैब करता है। मीनो स्मर्क करती और एडमिट करती दैट्स हर, लेकिन आदमी उसे क्लोजर खींचता और कहता जॉब है उसके लिए, चाहे चाहा या नहीं। ट्वाइलाइट्स फॉल में ग्राउंड ट्रेम्बल्स, एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी, आउटवर्ड ब्लास्ट, डर्ट और रबल उड़ते। माइकल हर्ल्ड बैक, बूमिंग वॉइस रो करती केओस में कि वह अलाउड नहीं। माइकल स्ट्रगल करता हेड उठाने के लिए, डेस्ड और देखता मॉन्स्ट्रस फिगर राइज, टेरिफाइंग बीस्ट, ओवरवेलमिंग प्रेजेंस रेडिएट, फ्रोजन। थॉट्स गैदर करने से पहले जुवन की आवाज एयर में कट करती। प्रोटैगनिस्ट माइकल की ओर देखता और रिमाइंड करता है कि स्वॉर्ड स्मेल्टिंग करनी थी और अगर हेल्प करनी है तो फॉलो थ्रू बेटर। माइकल रिपीटेडली टूल हॉर्न पर स्लैम करता लेकिन कोई भी मार्क नहीं छोड़ता। फाइनली एडमिट करता कि आइटम्स लेवल उसके एबिलिटी से बहुत ऊपर है। जैन शेक हेड करता और कहता लेवल का क्वेश्चन नहीं है। क्राफ्ट्समैन रिएक्ट करने से पहले लड़का उसका हेड पकड़ता और फर्स्ट स्टेज अवेकनिंग इग्नाइट करता है जो डाउट कहलाती है। फिर बिना पॉज सेकंड स्टेज अंडरस्टैंडिंग में ड्राइव करता। माइकल की आंखें खुलती कि सामने क्या है। हॉर्न अचानक अननेचुरल मैटर लीक करती। माइकल स्टम्बल बैक होता है जैसे ब्लैक मिस्ट स्पिल होती, एयर फ्लड होता, डार्कनेस से पेंटाहॉर्न इमर्ज होती, ग्राउंड क्रैश करती, फोर्स इतनी बड़ी कि अर्थ स्प्लिट होती और बर्स्ट अराउंड माइकल और प्रोटैगनिस्ट। फाइटर शाउट करता और डिमांड करता कि खुद को संभाले और फाइट करे अगर कुछ करना
है। वह बीस्ट की तरफ देखता और शौक में सोचता कि उसने क्यों इतना समय स्मॉल और मीनिंगलेस स्किल्स यूज करने में वेस्ट किया। ये सब इतना अनरियल लगता है और वो खुद को कन्विंस करता है कि ये सब बस एक सपना होना चाहिए। तो अगर वह बस जाग जाए तो सब कुछ गायब हो जाएगा। अपने आप से बड़बड़ाते हुए वह दरवाजे की ओर भागता है, लेकिन पेंटागन की विशाल छाया और हमारे लड़के की आवाज के कंबाइंड प्रभाव से उसके पैर जड़ हो जाते हैं और वहीं वह फ्रीज हो जाता है। जवान सांस छोड़ता है, आगे बढ़ने के लिए तैयार, और अचानक ब्लर में माइकल डोरवे से घुसता है, मदद के लिए चिल्लाते हुए, लेकिन ठिठक जाता है जब वह देखता है कि अनंत संख्या में अंडित प्राणी उसे वाइस मैनेजर बुला रहे। हॉल में एक विशाल आंख दिखाई देती है, सीधे उसकी ओर दृष्टि लगाकर कहती है कि वह इस जगह को देखने के योग्य भी नहीं है। फिर जमीन अचानक हो जाती है, उसे पीछे फेंक देती है और वह स्तब्ध और डिसोरिएंटेड हो जाता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट उसे रिकवर नहीं होने देते। माइकल का हथौड़ा पकड़ता है, चार्ज करता है और पेनाहोर्न के हॉर्न पर जोर से मारता है, ओपनिंग का उपयोग करते हुए, और पास सर्ज करता है। वह स्ट्राइकिंग रेंज में पहुंचता है, स्नैपिंग जॉस से बचते हुए। जब बीस्ट फिर से हमला करता है, वह पहले से ही वहां होता है और अपनी पूरी शक्ति से मुट्ठी आगे ढकेलता है उसके चेहरे की ओर। लड़ाई शोरगुल में एक्सप्लोड होती है, माइकल की गर्जना केओस में शामिल होती है और संघर्ष जारी रहता है। बाद में बाहर माइकल पूछता है क्या जवान बस चले जाएगा, और वह उत्तर देता है कि उसका काम यहाँ पूरा हो गया है। माइकल तलवार का नाम रखना चाहता है डॉग बुल, और जब जवान पूछता है कि इसका मतलब लोन हीरो है क्या, माइकल इंसिस्ट करता है कि यह सबसे सही नाम है और फिर चला जाता है। बाकी लोग फेयरवेल कहते हैं, लेकिन अचानक माइकल फिर से पुकारता है और जानना चाहता है कि जवान की दुनिया में वह कैसा दिखता है। हमारा लड़का सिंपल उत्तर देता है कि वह मानव है। जवान आगे बढ़ता है और देखता है कि मीनो उसके पीछे आ रही है। वह अलाउड सोचती है कि क्या वह चिंतित है कि वह कुछ योजना बना रही है। जब वह सीधे पूछता है कि क्या वह योजना बना रही है, वह सीधे उत्तर देती है कि उसका उद्देश्य उसे मारना है। वह बिना डर के केवल पूछता है कि उसका मकसद क्या है। जैसे ही वह कदम बढ़ाती है, वह उसे एक छोटा बंडल देती है, कपड़े, आंशिक रूप से माफी और आंशिक रूप से क्योंकि वह थक चुकी है उसे ऐसे कपड़े पहनते देखकर। फिर वह पूछती है कि अब वह क्या करेगा क्योंकि उसने ड्रीम डीमन को ट्रैक नहीं किया। हमारा प्रोटैगनिस्ट बताता है कि माइकल ने एक तरीका बताया था उसे ट्रेस करने का, और जैसे ही वह करेगा, उसकी योजना है ट्री ऑफ इमेजरी जाकर अब इसका रास्ता खोज। वह फिर पूछती है क्यों वह इतना दूर जाएगा, और वह बस पूछता है क्या वह वास्तव में इतना क्यूरियस है। मीनो चेतावनी देती है कि यदि वह अबिस तक पहुंचता है तो जो भी लोग लौटते हैं वे हमेशा के लिए अबिस के योद्धा के रूप में चिन्हित हो जाते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसका कोई इरादा वापस आने का नहीं है। वह बेचैन हो जाती है और जानना चाहती है कि वह कौन समझता है कि इतनी दूर जाएगा। वह आरोप लगाती है कि वह आगे बढ़ते हुए किसी की परवाह नहीं करता, उसे इनकंसिडरेट, ठंडा और उससे भी बदतर कहती है। मीनो जोड़ती है कि वह यहाँ के लोगों को मानव के रूप में नहीं देखता। शायद वे मजबूत या बहादुर नहीं, लेकिन वे अभी भी मानव हैं, जैसे वह खुद। जवान अपने पलों को याद करता है और अपनी अवेकनिंग स्किल का उपयोग करते हुए नोटिस करता है कि उसके ऊपर एक संदेश है जो फूलिश आइडियाज ना बनाने की चेतावनी देता है और एक पुरानी महिला की जान को धमकी देता है यदि वह अपनी प्रॉमिस तोड़े। वह सोचता है कि क्या होस्टेज को बचाना जोखिम के लायक है, फिर तय करता है कि यह मीनिंगलेस है क्योंकि उन्हें बचाने से कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि सस्पिशन उसे इस दुनिया की सच्चाई दिखाता है जहां नंबर्स और डेटा सब कुछ नियंत्रित करते हैं और लोग अपने हायर नंबर्स के लिए अपनी आत्मा बेच देते हैं। हमारा लड़का मीनो को छोड़ने और ड्रीम डीमन को खोजते रहने का निर्णय करता है। अचानक वह उनके बीच दीवार को तोड़ देती है और अपना हाथ उसे पकड़ने के लिए बढ़ाती है। मीनो कहती है कि अब वे साथ काम नहीं करेंगे, कहती है कि वह किसी के पीछे नहीं जाएगी जिसका उद्देश्य ऐसा है जैसा उसका है। जवान उसे देखता है जैसे वह मुड़ती है और चलता है और खुद से मानता है कि अब वह मानव लगती है। बाद में अपनी अवेकनिंग स्किल के माध्यम से हमारा प्रोटैगनिस्ट पीछे खड़े हुडेड व्यक्ति की बात सुनता है जो मीनो को धोखा देने के लिए कर्सेस बोलता है और स्वीकार करता है कि उन्होंने ड्रीम डीमन को बेकार में लाया। हमारा लड़का उत्साहित होता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि उनके पास ड्रीम डीमन है। बाद में मीनो अकेले स्ट्रीट्स में चलती है। कुछ समय बाद वह एक दरवाजा धक्का देती है और टावर्न में प्रवेश करती है, किसी से माफी मांगते हुए कि उन्होंने उन्हें इंतजार करवाया। एक आवाज उत्तर देती है और अंदर एक आदमी खड़ा होता है, जबकि क्लेर को एक अजीब व्यक्ति पकड़ता है। जा नाम का आदमी, जा ट्रियो भाइयों का सबसे बड़ा, पूछता है कि मीनो अकेले क्यों आई और उनका डील क्यों फेल हुआ। वह बताती है कि जिस व्यक्ति का वे इंतजार कर रहे हैं वह नहीं आएगा क्योंकि उसका लक्ष्य दुनिया को नष्ट करना है। अचानक वह आगे बढ़ती है, प्रकाश की भाले उसकी ओर फेंके जाते हैं और जा हंसता है, उसे पागल कहता है क्योंकि उसकी छायाएं उसके साथ उठती हैं। एक हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह भाले से उसे रोकती है और प्रतिशोध करती है, जिससे उसे कमरे में पटक दिया जाता है। वह अपने साथी को किसी को पकड़ने का आदेश देता है, लेकिन वह चेतावनी
चेतावनी देती है कि अगर ऐसा किया तो वे डार्क फॉरेस्ट द्वारा हंटेड होंगे। जा जवाब देता है कि यहाँ कोई शाखा नहीं है उन्हें रोकने के लिए और कहता है कि वह और क्लेयर मर जाएंगे इससे पहले कि कोई पता लगाए। उसके हाथ में नीली ऊर्जा फूटी है, 7 गुलाबी भाले बनती हैं जो एक साथ घूमती हैं, अरुम की 7 भाले। वह हमला करती है लेकिन दुर्भाग्यवश जा उसे रोकता है और स्नियस करता है कि यह सिर्फ एक और ट्रिक है। वादा करता है कि उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। फिर वह रुकता है और वह याद करती है जब जॉन ने पूछा था कि क्या वह वापस अतीत में जाएगी। वह जानती है कि वह जाएगी अगर इसका मतलब होगा कि वह फिर से उसके साथ होगी। जा अपनी हथियार ऊपर उठाता है जबकि वह सोचती है कि क्या वह दुनिया को गिरते देखने के लिए पर्याप्त समय जी पाई। इससे पहले कि उसकी स्ट्राइक लगे जाहुआ प्रकट होता है। शॉक वह पूछती है कि वह क्यों आया। वह जवाब देता है कि जो कपड़े उसने दिए वे फिट नहीं हुए। वह पूछती है कि क्या यह वास्तव में एकमात्र कारण है। हमारा लड़का अपनी तलवार पकड़ता है और पूछता है कि क्या उनके पास नाइटमेयर है। फिर उन्हें लाने का आदेश देता है। आसपास के दुश्मन आपस में फुसफुसाने लगते हैं। एक सोचता है कि जॉन पूरी तरह पागल हो गया है जबकि दूसरा याद करता है कि उसने एक बार फोर्ट्रेस को डिफाई किया था और इंसिस्ट करता है कि वह बिल्कुल सही सोच नहीं सकता। इस बीच मीनो क्लेयर की ओर मुड़ती है, उसे थोड़ा और धैर्य रखने के लिए कहती है और वादा करती है कि वे उसे बचाएं। फिर वह सीधे जॉन की ओर देखती है और पूछती है क्या वह इसे कर सकता है। हमारा लड़का सोचता है कि वह क्यों पूछ रही है क्योंकि वह केवल नाइटमेयर के लिए आया था और कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी चिल्लाता है कि वे जल्दी हमला करें। स्केलेटल फिगर्स आगे रश करते हैं जबकि क्लेयर चिल्लाती है कि वे तेजी से आगे बढ़े। जॉन अपनी ग्लोइंग तलवार उठाता है और जैसे ही वह करता है एक ब्रिलियंट नीली बीम आकाश में शूट होती है। दूर सैनिक उस लाइट के पिलर को देखते हैं और कार्ल्टन तुरंत इसे पहचान लेता है। अपने लोगों को मूव आउट करने का आदेश देता है। टावर्न में एक आदमी अंदर बर्स्टिंग करता है, बैरियर टूटने की बात शाउटिंग करते हुए। आदेश फ्लाई होते हैं क्योंकि जा को बताया जाता है कि वह जगह घेर ले। सैनिक अपनी पोजीशन में स्क्रैम्बल करते हैं। एक आर्मोर्ड स्क्वाड अंदर पुश करता है और कार्ल्टन आगे बढ़ता है जॉन को बुलाते हुए, जो रिप्लाई करता है कि समय परफेक्ट है। वह एनिमी ग्रुप की ओर सीधे पॉइंट करता है और उन्हें गोर्गन आर्टिकल 276 पैराग्राफ 4 तोड़ने का आरोप लगाता है। टावर्न को बेस के रूप में उपयोग करने और दुनिया को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने के लिए। जना जल्दी काउंटर करता है अपने एक्यूजेशन के साथ, लेकिन कार्ल्टन रिस्ट्रिक्टर के साइड में खड़ा होता है, साइटिंग गोर्गन आर्टिकल्स 174 और 124 और डिक्लेयर करता है कि इलीगल प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन और सिटीजन किडनैपिंग के अपराधों के लिए अक्यूज्ड को इमरजेंसी रिस्ट्रिक्शन में रखा गया है। अचानक एनिमी स्क्वाड के चारों ओर चेन्स रैप होती हैं और कार्ल्टन चेतावनी देता है कि रेजिस्टेंस पॉइंटलेस है। जना फिर भी चार्ज करता है और वेपन्स क्लैश होते हैं जब तक कि नाइट की वेपन में शार्प क्रैक न हो जाए। कार्ल्टन उसे पीछे पुश करता है, वह लीप करता है, अपने एलाई को शाउट करता है और फिर वेपन फिर से स्विंग करता है, लेकिन और चेन्स विप आउट होते हैं, उसे टाइट रैप करके जमीन पर स्लैम कर देते हैं। ब्रेथलेस वह सरेंडर करने की एडमिट करता है और कार्ल्टन इसे वाइस चॉइस कहता है। जा स्मर्क करता है और उसे नाइव कहता है। फिर एक ब्लैक स्फीयर फेंकता है जो थिक चोकिंग स्मोक में एक्सप्लोड होता है। बाहर एक पर्पल हेयर्ड आदमी साइलेंटली वॉच करता है। दूसरा उसे वार्न करता है कि यंगेस्ट ने पहले ही कुछ ब्लैक क्लाउड्स इनहेल कर लिया है। एक मास्क्ड आदमी इंजर्ड कंपेनियन को होल्ड करता है, उसे स्कोल्ड करता है कि उसने मास्क ठीक से नहीं पहना और कहता है होल्ड ऑन, शायद थोड़ी क्वांटिटी अभी भी सर्वाइव हो सकी है। एक और मास्क्ड फिगर एंगर में टर्न करता है, एक्यूजिंग करता है कि उसने आग की परमिशन बिना ब्लैक क्लाउड्स रिलीज किया और पूछता है कि मासकर की विच वाकई इतनी डेंजरस थी क्या। ब्लैक सर्लैंग गुमचिन बैंक का एल्डर पूछता है कि क्या वह वाकई इतनी डेंजरस है, लेकिन आदमी शेक करता है और रिप्लाई देता है कि समस्या उसकी नहीं बल्कि कार्ल्टन की है। सर्लैंग एक्साइटमेंट में रिप्लाई करता है कि ब्लैक क्लाउड इनहेल करना उसके लिए सही है। वह हमारे हीरो की ओर पॉइंट करता है, पूछते हुए कि वह कौन हो सकता है क्योंकि जॉन टावर्न से इमर्ज करता है मीनो को सपोर्ट करते हुए। इस बीच जा उसे बैफल्ड देखता है कि कोई कैसे ब्लैक क्लाउड से अनहार्म्ड निकल सकता है। वह एडमिट करता है कि उसने ग्रीन्स में से किसी को एंटेनास के बिना कभी नहीं देखा। उनका ग्रुप हमारे लड़के की ओर बढ़ता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट अनईजी होता है क्योंकि वह अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ करता है। हमारे लड़के का शीट गानैक की पावर चैनल करता है और अपने एनिमीज की ओर पावरफुल एनर्जी ऑरा भेजता है। इससे कुछ लोग बैकवर्ड स्टंबल करते हैं जबकि अन्य इतने हार्ड स्ट्राइक होते हैं कि उन्हें असाइड थ्रो कर दिया जाता है। उस सर्ज के साथ हमारा हीरो अपने अटैक्स अनलिश करता है, कई अपोनेंट्स को स्ट्राइक करता है और उन्हें जमीन पर डेड गिरा देता है। स्थिति विटनेस करते हुए सर्लैंग फ्ली करता है, जा को शाउट करता है कि उसे डील करना चाहिए। जना सर्लैंग को कर्स करता है, फिर अपने फॉलन कॉमरेड्स को देखता है। जॉन आगे बढ़ता है, डिस्टेंस क्लोज करता है और केवल एक चॉइस देता है, डिमांडिंग कि जाना ड्रीम डीमन का लोकेशन रिवील करे। नाम सुनते ही जा की आंखें डार्क हो जाती हैं और वह चिलिंग वार्निंग देता है, कहता है कि अगर पता चला कि उसने इन्फॉर्मेशन ली तो उसे विश होगा
होगा कि वह मर गया होता। कोई और ऑप्शन न होने पर जा फॉलन सोल्स का एक स्टोन लेता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने पहले भी ऐसे स्टोन्स देखे हैं, टाउन्सफोक के द्वारा क्लच किए गए वही स्टोन्स जिनके बारे में मीनो ने कहा था कि ये ड्रग्स नहीं है बल्कि एक मेथड है क्रीपिंग करप्शन को स्लो करने के लिए जो सोल को खा रही हुई है। हालांकि जा का शरीर वायोलेंटली कॉन्वल्स करता है क्योंकि अनलीश्ड पावर उसके थ्रू रिप होती है, फ्लेश ट्विस्ट होता है और बोन्स रीशेप होते हैं जब तक कि कुछ मॉन्स्ट्रस उसकी जगह नहीं खड़ा हो जाता। जो राइज होता है वह अनडेड बीस्ट है, स्ट्रीट्स में चार्जिंग करता है वाइल्ड स्ट्रेंथ के साथ और पाथ में लोगों को एलिमिनेट करता है। अब जना जो उस मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है देख सकता है कि वह जिस दुनिया में रहता है उसकी ट्रूथ क्या है। ऑब्जर्विंग करते हुए वह सोचता है कि वह किस चीज से इतना डरता था। अब जब वह कुछ भी कर सकता है वह अपने टेंटिकल्स भेजता है हमारे लड़के पर अटैक करने के लिए। लेकिन जब वह जुआन को ह्यूमन देखता है तो क्वेश्चन करता है कि ह्यूमन कैसे एग्जिस्ट कर सकता है इस दुनिया में। इस बीच हमारे हीरो जाना की ट्रू नेचर नहीं देख पाता सस्पिशन के बावजूद, फिर भी वह इग्नोर करता है और अपने एनिमी पर फोकस करता है। अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड का उपयोग करते हुए वह इंस्टेंटली जना को स्ट्राइक डाउन करता है। अंतिम मोमेंट्स में जना अचानक अपने पास्ट लाइफ की ग्लिम्प्स देखता है पहले कि उसका बॉडी डिस्पर्स हो जाए हवा में। हमारे प्रोटैगनिस्ट को उम्मीद होती है कि टावर्न में रिमेनिंग से ड्रीम डीमन का वेयर अबाउट्स पता चले। मीनो जुआन को वार्न करती है कि आगे न आए लेकिन वह बस स्टेयर करता है और नोटिस करता है कि वह बीमार रही है। इससे पहले कि कोई और बात कर सके एक मास्क्ड आदमी अचानक रूम में बर्स्ट करता है और कार्ल्टन को कॉल करता है जो ग्राउंड से तुरंत इनर फोर्सेस को अलर्ट करने का आदेश देता है। इस बीच मीनो तेजी से हमारे लड़के की ओर टर्न करती है और कहती है कि उसे मार देना चाहिए। वह दोहराती है इंसिस्टिंग कि वह उसे अभी किल करे जबकि वह अभी भी हरसेल्फ है। हमारे प्रोटैगनिस्ट उसे देखता है नोटिंग कि वह ह्यूमन है, फिर भी वह समझ नहीं पाता कि उसकी ओब्लिवियन उस पर क्यों काम नहीं करता। फिर भी वह खुद को याद दिलाता है कि पाथ पर इमोशंस की जरूरत नहीं है इसलिए हेजिटेशन नहीं होगी। जैसे ही वह एक्ट करने वाला होता है कोई शाउट करता है कि उसे वेट करना चाहिए। क्लेयर आगे रश करती है, उसका रिस्ट पकड़ती है और इंसिस्ट करती है कि शायद अभी भी समय है, उन्हें मीनो को मेडिकल फैसिलिटीज तक तुरंत ले जाना चाहिए। वह पूछता है कि क्या वह सच में सर्वाइव कर सकती है लेकिन जवाब ग्रिम है। अगर करप्शन फैलती रही उसकी चांसेस लगभग नॉन एग्जिस्टेंट है। वह रिस्पॉन्ड करने से पहले फोर्ट्रेस से अलर्ट ब्लेयर्स होता है 4 गॉर्गन्स से अनाउंसिंग कि एक अनडेड आदमी इनसाइड डिस्कवर हुआ है और इमीडिएट इवैक्यूएशन का आदेश देता है। फियर तुरंत फैलता है क्योंकि लोग पैनिक करते हैं और शाउट करते हैं। फिर एक आदमी हैट पहनकर दिखाई देता है ट्विस्टेड मॉन्स्ट्रस फीचर्स के साथ जो साबित करता है कि वह अब ह्यूमन नहीं है। क्रीचर लंजेस करता है और एक सिटीजन पकड़ता है और लगभग इमीडिएटली दूसरा एरिया में चार्ज करता है। एक रेड रोब में आदमी इंटरवीन करता है अनडेड को अन्नाइलेट करने के लिए। मेडिकल फैसिलिटी के अंदर क्लेयर जवान की ओर टर्न करती है। अलाउड सोचती है कि क्या वह वही आदमी है जिसका मेंशन मीनो ने किया था। वह जो हर रूल इग्नोर करता है, केवल अपने स्टैंडर्ड्स से जज करता है और डिसाइड करता है कि ह्यूमन होना क्या मतलब है। वह कहती है कि वह ऐसे लोगों को जानती है क्योंकि उसने पहले उन्हें देखा है। फिर एक्सप्लेन करती है कि यहाँ के लोग अडेप्ट नहीं हुए क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं थी। हमारा हीरो आंसर करता है कि यह इसलिए है क्योंकि उनके पास करेज नहीं है। लेकिन जब वह प्रेस करती है और पूछती है किस चीज के लिए करेज, वह कुछ नहीं कहता। इसके बजाय वह कहती है कि एक चीज है जो उसे करनी है और वॉर्न करती है कि उसे लीव करना चाहिए क्योंकि यह आसपास के लोगों के लिए डेंजरस होगा और वह ऐसे लोगों को सहन नहीं कर सकती। इससे हमारे लड़के को पास्ट हार्डशिप्स याद आते हैं। जब यह हो रहा होता है एक गार्ड पूछता है कि कार्ल्टन के लिए कितनी मेडिसिन बची है और दूसरा एडमिट करता है कि उसका अधिकांश उपयोग केवल उसे काम करने के लिए किया जा चुका है, लगभग कुछ भी नहीं बचा। जेम्स इंस्टेंटली डिमांड करता है कि हर लास्ट बिट उसे लाया जाए, इसलिए मेडिक्स रश करते हैं उसे प्रिपेयर करने के लिए। जवान वॉच करता है जब मेडिसिन एडमिनिस्टर की जाती है, लेकिन बावजूद इसके कि मेडिक जल्दी काम करता है, यह चीफ को प्योरीफाइड नहीं करता और वे केवल डेस्परेटली उसे होल्ड ऑन करने के लिए प्लीड कर सकते हैं। हमारे प्रोटैगनिस्ट फिर डिमांड करता है कि कोई तरीका है क्या किसी को वापस लाया जा सकता है अनडेड आदमी बनने के बाद। लेकिन जेम्स स्नैप करता है कि अगर उसके पास आंसर होता तो वह अपना समय यहाँ वेस्ट नहीं कर रहा होता। यह करते हुए एंगर इग्नोर करते हुए जवान कार्ल्टन को ग्रैब करता है और कहता है कि वह उठे क्योंकि उसे कुछ पूछना है। बिना रुके जब जेम्स उसे शाउट करता है, सरप्राइजिंगली कार्ल्टन थोड़ी स्टर करता है, लुकअप करता है, उसे पहचानता है और फिर टाइटली उसका हाथ पकड़ता है फेवर मांगने के लिए, मरने के लिए। वह इंसिस्ट करता है कि हमारा लड़का ही ऐसा कर सकता है, लेकिन जवान पूछता है कि वह खुद को बचाने के लिए क्यों नहीं मांग रहा। कार्ल्टन समझाता है कि यह उनके लिए कानून है जो अपनी आत्मा खो रहे हैं। करप्शन मीटर अचानक 94% तक स्पाइक हो जाता है और उसी समय जाहिर ग्रेट डेडमैन एक्सटिंक्शन फोर्स का चीफ एक्सटर्मिनेटर और 5th स्टेज अडेप्टर आगे बढ़ता है और अपनी ब्लेड ड्रॉ करता है। जेम्स तुरंत उसे
रोकने के लिए शाउट करता है, लेकिन जाहिर उसे इग्नोर करता है और डिक्लेयर करता है कि गोगन स्पेशल एक्ट के आर्टिकल 1 पैराग्राफ 4 के तहत उत्तर चेकपॉइंट के चीफ कार्ल्टन को तुरंत एग्जीक्यूटेड किया जाएगा। मूल रूप से केओस एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। यहाँ के लोग आमतौर पर एंडलेस टाइम की सोच को लंबे समय तक सहन नहीं कर सकते और अंततः अपनी याददाश्त खोने लगते हैं और अनडेड नामक मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। यह जरूरी है कि वे अपनी सैनिटी बनाए रखने के लिए रेगुलरली पिल्स कंज्यूम करें, अगर नहीं तो जोखिम बहुत बढ़ जाता है। सबसे कमजोर अनडेड भी कम से कम 3 हॉर्न्ड बीस्ट जितना स्ट्रॉन्ग होता है। जब भी ऐसा होता है, केओस के सभी 4 फोर्ट्रेसेस की सिंगल टॉप प्रायोरिटी हुई है अनडेड को नीचे लाना। कहानी में लौटते हैं, जहां जाहिर नॉर्दर्न चेकपॉइंट इंस्पेक्टर कैल्फोन जावियर को फेयरवेल अनाउंस करता है। हालांकि जैसे ही वह अपनी ब्लेड स्विंग करने वाला होता है, जवान उसे अपनी बेयर हैंड से रोक देता है, सभी को शॉक करते हुए। जाहिर हमारे लड़के को मैटर की अर्जेंसी बताता है, समझाते हुए कि केलन जावियर पहले से ही 5th रैंक अडैप्टर है और अगर वह मॉन्स्टर बनता है तो कॉन्सिक्वेंसेस कैटास्ट्रोफिक हो सकते हैं। यह सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट 5 हॉर्न बीस्ट का हॉर्न ऑफर करता है। एक ऑफिसर शॉक्ड होता है, वह विश्वास नहीं कर सकता कि उसके पास वास्तव में ऐसा आइटम है। मौका गवाए बिना हमारा हीरो सपोजिडली इंडिस्ट्रक्टिबल हॉर्न को अपने हाथ से क्रश करता है और इसे सीधे कार्टन और मीनो को फीड करता है। सभी डिसबिलीफ में देखते हैं। जेम्स लगभग टीयर्स तक आ जाता है जब कंटामिनेशन को आखिरकार मैनेज होते देखता है। हालांकि मीनो का शरीर प्रोसेस को रोकने के लिए बहुत वीक है और वह मेडिसिन के बावजूद अनडेड बन जाएगी। उसकी कंटामिनेशन 95% तक राइज होती है, इसलिए जाहिर डिसाइड करता है कि उसे तुरंत एलिमिनेट किया जाए। क्लेयर प्रोटेस्ट करती है, इंसिस्टिंग कि उन्हें डॉक्टर का इंतजार करना चाहिए जो अनडेड स्लैश परफॉर्म कर सके। जवान नहीं जानता कि वह क्या है। एक गार्ड मेंशन करता है कि डॉक्टर फोर्ट्रेस मास्टर के साथ व्यस्त है और वे डिवाइन फिजिशियन को इतनी छोटी मैटर के लिए कॉल नहीं कर सकते। जैसे ही जाहिर मीनो को एलिमिनेट करने के लिए आगे बढ़ता है, हमारा लड़का उसका रास्ता ब्लॉक करता है, कहता है कि उसे किल करना चाहिए क्योंकि वह ही मीनो से पूछा गया था। जाहिर साइड स्टेप करता है। जवान अपनी सस्पिशन टेक्निक का उपयोग करता है। अचानक वह इमेंस लाइट में एनवेलप होता है और दूसरे रियल में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। एक इन्फिनिट व्हाइट बैकग्राउंड। वह मीनो को बेड पर देखता है, एक लिटिल ओल्ड मैन द्वारा ऑब्जर्व होते हुए। वह आदमी अलाउड सोचता है कि किसने गुड ओल्ड मीनो के साथ ऐसा किया हो। ओल्ड मैन जवान को उसके पीछे खड़ा देखता है और स्टंट होता है कि कोई इस रियल्म तक पहुंच सकता है। वह हमारे हीरो की आत्मा में प्योरिटी और पेटी एनर्जी महसूस करता है। फिर भी जवान सस्पिशन का उपयोग करके ओल्ड मैन की ट्रू नेचर नहीं देख पाता। वह यह भी रूल आउट नहीं कर सकता कि यही मीनो की कंटामिनेशन का सोर्स हो सकता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अटैक करता है और लिटिल मैन रिटेलिएट करता है अपनी स्लैश से। दोनों अस्टोनिश्ड होते हैं जब दूसरा अटैक ब्लॉक करता है। अगले पल जवान की स्ट्राइक ओल्ड मैन की ब्लेड तोड़ देती है, एक स्वॉर्ड जो 4 हॉर्न्ड बीस्ट की क्राउन से बनी थी। दोनों वापस केओस में लौटते हैं उस स्ट्रेंज रियल्म से। ओल्ड मैन को रोते देख जवान रिमार्क्स करता है कि उसे प्रिटी श्योर है कि उसने स्वॉर्ड खुद तोड़ दी। पता चलता है कि ओल्ड मैन का नाम चोंग हो है, डूम का डॉक्टर, जिसे डिवाइन फिजिशियन भी कहते हैं। जी रिकॉल करता है कि डॉक्टर कैसल में व्यस्त होना चाहिए था, लेकिन चोंग हो एडमिट करता है कि उसे परवाह नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है। वह बस यह नहीं देख सकता कि मीनो जैसी ब्यूटी मर जाए। हमारे लड़के पर फ्यूरियस चुंगो उसे ब्लेम करता है कि उसने अनडेड स्लैश परफॉर्म नहीं किया और अपनी 4 हॉर्न बीस्ट स्वॉर्ड खो दी, जिसका मतलब है कि अब वह मीनो को बचा नहीं सकता। अचानक डॉक्टर की आंखें हमारे हीरो की स्पिरिट स्वॉर्ड पर पड़ती हैं और वह इंस्टेंटली एक्साइटेड होता है, इसके अपीयरेंस की प्रेस करता है और पूछता है कि यह कहां से आया। हमारा लड़का उसका आर्म ग्रैब करता है और पूछता है कि अगर वह उसे यह स्वॉर्ड यूज करने देगा तो क्या वह मीनो को बचाएगा। चुंगो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है, हालांकि वह बैफल्ड है कि कोई ऐसा वैल्यूएबल स्वॉर्ड स्ट्रेंजर पर ट्रस्ट कर देगा। स्वॉर्ड को उसके शीत के साथ लेकर वह इसके पावर पर मावल करता है, ओनर के जैसा। फिर शीत ऑरा एमिट करना शुरू करता है।